एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। जिस वीडियो का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, सीटेट परीक्षा के लिए हमारी पर्यावरण अध्ययन की क्लास 5th की मैराथन वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्लास 5th की जो हमारी ईवीएस की एनसीईआरटी है उसके सभी चैप्टर यहाँ पे डिटेल में मैं आप लोगों को कवर करूंगी, जो कि आपको सीटेट की आगामी परीक्षा में आपको मदद करेंगे। साथ ही साथ मैंने आप लोगों के लिए क्लास 4th की मैराथन वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर आप लोगों ने अभी तक भी क्लास 4th की जो मैराथन वीडियो है वो नहीं देखी तो आपको इस वीडियो की लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे 27 चैप्टर जो है 27 चैप्टर जो है क्लास 4th की एनसीईआरटी के वो मैंने एक ही साथ यहाँ पे कवर किए हैं। और इसके अलावा अगर आप ये सारे चैप्टर इकट्ठा एक साथ नहीं देखना चाहते तो आपको मैंने यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में, जिसमें 2 से 3 चैप्टर यहाँ पे कवर किए हैं, वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ मैंने आप लोगों के लिए 2 स्पेशल वीडियो इसी वीक आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था एक कंप्लीट वीडियो में कि हम लोगों को ईवीएस की पैडागोजी कैसे हल करनी है। आपको 25 से 30 मिनट की एक वीडियो मिलेगी, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ मैथ्स पैडागोजी की भी इसी तरीके की आपकी स्पेशल वीडियो अपलोड हो गई है। बाकी सब्जेक्ट की पैडागोजी की वीडियोस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करें और क्लास 5th की जो हमारी ईवीएस की एनसीईआरटी है इसके मैराथन वीडियो को कवर करते हैं। पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, जो कि है सुपर सेंसेस, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो देखिए इस पार्ट के अंदर हम लोगों को अलग अलग जानवर किस तरीके से सेंस करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को महसूस करते हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो देखिए जैसे ही ये पार्ट यहाँ पे शुरू होता है तो हम लोगों को यहाँ पे चींटियों के बारे में सबसे पहले बताया गया है कि जो चींटियाँ हैं वे चलते समय जमीन में कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। यानी कि जो एंट है वो मूव करते हुए अपने पीछे कुछ ऐसी स्मेल ग्राउंड में छोड़ देती हैं, जिसको फॉलो करते हुए पीछे वाली जो एंट होती है वो आसानी से अपना रास्ता ढूंढ लेती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो चींटियां हैं वो कभी अपना रास्ता नहीं भूलती। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे हम लोगों को यहाँ पे मच्छर यानी कि मॉस्किटोज के बारे में बता रखा है। तो देखिए आपने आमतौर से देखा होगा कि हम लोग जहाँ पर भी होते हैं हमें मॉस्किटोज यानी कि जो मच्छर होते हैं वे हमें आसानी से ढूंढ लेते हैं। इसका कारण क्या है? जो मच्छर होते हैं वे हमारे शरीर के ताप यानी कि हमारे शरीर के गर्मी और हमारे पैरों के तलवे की जो स्मेल होती है इससे भी हम लोगों को ढूंढ लेते हैं। यानी कि हमारी बॉडी की स्मेल से हम लोगों को वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इस तरीके से वो हमारे पास पहुंच जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोगों को यहाँ पे रेशम के कीड़े यानी कि सिल्क वॉर्म के बारे में बता रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक पिक्चर लगा रखी है। ये जो सिल्क वॉर्म होता है इसके बारे में यहाँ पे बता रखा है, आई एम अ सिल्क वॉर्म, मैं एक रेशम का कीड़ा हूँ। और ये अपनी मादा को यानी कि जो फीमेल यहाँ पे सिल्क वॉर्म होती है वे उसको उनकी गंध से यानी कि उनकी स्मेल से कई किलोमीटर दूर से भी उनको पहचान लेते हैं। तो इस तरीके से बता रखा है कि जो नर यहाँ पे जो मेल सिल्कवॉर्म होते हैं वो फीमेल सिल्कवॉर्म को उनकी स्मेल से कई किलोमीटर दूर से भी उन्हें पहचान लेते हैं। अब आगे हम लोगों को यहाँ पे डॉग्स के बारे में यानी कि जो सड़कों पे कुत्ते होते हैं इनके बारे में यहाँ पे बता रखा है। जो सड़कों पे कुत्ते होते हैं उनकी जो जगह होती है वे बटी होती है और कई बार ये देखा गया है कि एक इलाके से अगर दूसरे इलाके में कोई दूसरा कुत्ता चला जाए तो वो लोग उस नए कुत्ते के जो मल मूत्र होता है यानी कि यूरिन वगैरह की स्मेल से भी उस एरिया में कोई बाहर का डॉग आया है उनको पता चल जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि आपके एरिया में भी कई सारे डॉग का जो झुंड होता है वो किसी एक कुत्ते पे इस तरीके से भौंकते हैं, क्योंकि वो उनके एरिया में नहीं होता, वो उनके एरिया का नहीं होता, किसी और एरिया का होता है। तो इस तरीके से वो उनको भगाने लग जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आगे हम लोगों को यहाँ पे बर्ड्स यानी कि चिड़ियाओं के बारे में हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 अलग अलग पिक्चर यहाँ पे लगा रखी है, जिसमें यहाँ पे बता रखा है कि जो ज्यादातर आपके बर्ड्स होते हैं, जो कई सारे पक्षी जो होते हैं, कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं। हमने ये नॉर्मली ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कि कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं। इसका क्या कारण होता है? क्योंकि ज्यादातर पक्षियों की यानी कि ज्यादातर बर्ड्स की जो आंखों की जो पुतली होती है वो क्या होती है, वो
आपकी घूम नहीं सकती। तो इस वजह से उन्हें अगर अपने आसपास की चीज़ें देखनी है तो उन्हें अपनी गर्दन को घुमाना पड़ता है और गर्दन को घुमा के वो अपने आसपास की चीज़ें देख पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि ज़्यादातर बर्ड्स के अंदर देखा क्या गया है, उनकी जो आइज़ होती हैं वो फिक्स होती हैं और वो उनको मूव नहीं कर पाते और इस वजह से बर्ड्स को क्या करना पड़ता है, अपनी हेड को बार बार इधर उधर टर्न करना पड़ता है और इस तरीके से वो अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। अब देखिए आगे हम लोगों को यहाँ पे बर्ड्स के बारे में यानी कि पक्षियों के बारे में और कुछ बातें यहाँ पे बता रखी हैं कि मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड, यानी कि ज़्यादातर पक्षियों में ये देखा गया है कि उनके आँखों की, उनके सर के दोनों तरफ उनकी आँखें होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक इस तरफ एक दूसरी तरफ। और होता क्या है कि पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पे नज़र डाल सकते हैं क्योंकि उनकी सर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, तो वो एक समय में दो अलग अलग चीज़ों को भी देख पाते हैं। तो यहाँ पे हमें इनके बारे में ये बता रखा है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि यदि कोई पक्षी जो है वो बिल्कुल सामने की तरफ देख रहा है, यानी कि कोई बर्ड जो है बिल्कुल सामने की तरफ देख रहा है, तब वो किसी एक चीज़ को फोकस करता है। यानी कि अभी हमने देखा कि बर्ड्स के जो हेड के दोनों तरफ उनकी आंखें होती हैं जिसकी वजह से वो दोनों साइड की चीज़ें आप एक समय पे देख पाते हैं। पर अगर वो सामने की तरफ देख रहे हैं तो बिल्कुल, तो इस समय होता क्या है कि वो किसी एक चीज़ पे ही केंद्र कर रहे हैं, एक चीज़ पे ही फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता रखा है कि कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे काइट, ईगल और वल्चर, यानी कि चील, बाज और गिद्ध, ये एक ऐसे पक्षी माने जाते हैं जो कि हमसे 4 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को देख पाते हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ हमें 2 मीटर दूर से दिखाई पड़ती है तो वो उन्हें 8 मीटर दूर से ही वो चीज़ दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से वो शिकार भी बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। ये हमारी सीटेट की परीक्षा में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जो कि हमसे 4 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से देख पाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा काइट, ईगल एंड वल्चर, यानी कि चील, बाज और गिद्ध। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में हम लोगों को यहाँ पे जानवरों को दिखने वाले रंगों के बारे में यहाँ पे बता रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग तरीके की यहाँ पे पिक्चर लगाई गई है जिसमें हम लोगों को बताया गया है कि एनिमल कैन नॉट सी एज मैनी कलर एज वी कैन, यानी कि जानवर उतने ज़्यादा रंग नहीं देख पाते जितने कि हम लोग देख पाते हैं। और ये माना जाता है कि ऐसे जानवर जो दिन के समय में जागते हैं वे ज़्यादा कलर देख पाते हैं और ऐसे जानवर जो रात के समय में जागते हैं वे चीज़ों का सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं। ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे बताया गया है कि जो दिन में जागने वाले जानवर हैं वे कुछ रंग देख पाते हैं, पर रात में जागने वाले जानवर चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं, यानी कि उन्हें चीज़ें ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे सुपर सेंसेस में हमें स्नेक्स के बारे में बता रखा है, यानी कि सांपों के बारे में बता रखा है। जो सांप होते हैं वे सुन नहीं पाते, वो डेफ होते हैं, उनके कान नहीं होते। और वो करते क्या है कि उन्हें कैसे पता चलता है कि उनके आसपास कोई आ गया, वे ज़मीन में रेंगते हैं और ज़मीन में होने वाली जो कंपन होती है, जो वाइब्रेशन होती है, उससे वो महसूस करते हैं कि उनके आसपास कोई आ रहा है और उनके आसपास कोई शिकार है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए यहाँ पे स्पीड मेंटेन कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर हम लोगों को यहाँ पे कवर करने हैं और एक ही वीडियो के अंदर कवर करने हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे बाघ यानी कि टाइगर के बारे में बता रखा है। इसके बारे में हमें अपनी एनसीईआरटी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखे हैं जो कि हमें पता भी होने चाहिए। देखिए यहाँ पे बता रखा है अ टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट मोस्ट ऑफ अस, यानी कि अगर हम एक बाघ को देखें तो रात के समय में वे हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से देख पाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे टाइगर के बारे में हमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है। अगर हम टाइगर के सेंस की बात करें कि वो चीज़ों को कैसे महसूस करते हैं, तो उनके सेंस ऑफ हियरिंग यानी कि जो सुनने की शक्ति होती है वो इतनी शार्प होती है कि वो ये बता पाते हैं कि जो पेड़ की जो झाड़ियाँ हैं वो किसी जानवर की वजह से हिल रही है या फिर वो हवा की वजह से हिल रही है। तो उनकी जो सुनने की शक्ति होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा हम लोगों को और कुछ बातें यहाँ पे बता रखा है। अगर जो शेर है, जो बाघ है, वो अगर दहाड़ते हैं
जो टाइगर है वो दहाड़ते हैं तो उनकी जो दहाड़ है वो उनकी जो गुर्राना है वो 6 किलोमीटर दूर से भी सुनाई जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है द ईयर ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि जो बाघ हैं उनके जो कान होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में घूम सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो हर तरीके के जो साउंड होते हैं, हर तरीके के जो आवाज़ होते हैं अपने आसपास वो सुन पाते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे कुछ नोट के यहाँ पे पॉइंट बता रखे हैं कि किन जानवरों को किन कारण की वजह से यहाँ पे मारा जाता है। तो एलिफेंट के बारे में, हाथी के बारे में यहाँ पे बता रखा है। एलिफेंट को उनके टस्क के लिए, राइनोसोरस को उनकी हॉर्न के लिए, और टाइगर हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, और स्नेक हो गए यानी कि जो शेर है, मगरमच्छ हैं और सांप है, उनको उनकी खाल के लिए यानी कि स्किन के लिए माना जाता है, क्योंकि मार्केट में इनकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें इस पार्ट के अंदर यहाँ पे बताए गए थे। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें मस्क डियर के बारे में भी यहाँ पे बता रखा है। मस्क डियर को क्यों मारा जाता है, इनसे जो स्मेल है इसकी यहाँ पे सेंट बनाया जाता है। मस्क से यहाँ पे हमें सेंट मिलता है, खुशबू मिलती है, तो परफ्यूम वगैरह बनाने के लिए इनको मारा जाता है। और मस्क डियर दिखने में कुछ ऐसे होते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे हमें इस पार्ट के अंत में कुछ यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया ऐसे बता रखे हैं जो कि प्रोटेक्ट किए गए हैं, यहाँ पे इनको का संरक्षण किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, ताकि यहाँ पे एक तरीके से जानवरों का रखरखाव हो और यहाँ पे शिकार के लिए पाबंदी लगाई गई है। जैसे कि आपके दो नाम यहाँ पे बता रखे हैं। जिम कॉर्बेट का जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, वो उत्तराखंड में है, और घाना जो है ये भरतपुर में है, जो कि राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। तो देखिए आपको ये दो नाम याद रखने हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, ये उत्तराखंड में है, और घाना जो है ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। अब चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगले पार्ट को देखेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 2, अ स्नेक चार्मर स्टोरी, यानी कि कहानी सपेरों की। तो देखिए इस पार्ट के अंदर हम लोगों को कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रखी हैं, जैसे कि कालबेलियास के बारे में बता रखा है। अब देखिए कालबेलियास है कौन, यहाँ पे बोल रखा है जो सांपों को अपनी धुन में नचा सकते हैं, यानी कि जिनको हम शॉर्ट में यहाँ पे सपेरे बोलते हैं, जो कि सांप को यानी कि स्नेक्स को अपनी जो बीट है, अपनी जो टोन है उसमें नचा सकते हैं, उनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, उनके लिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया गया है, कालबेलिया शब्द का यूज़ किया गया है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे हमें नागगुफ्न के बारे में बता रखा है इस चैप्टर के अंदर। नागगुफ्न क्या है और ये कैसा दिखता है, इसको जरा देखते हैं। नागगुफ्न का डिज़ाइन आपका यहाँ पे बना रखा है। तो देखिए ये एक ऐसा डिज़ाइन है जो कि रंगोली, एम्ब्रॉयडरी और साथ ही साथ यहाँ पे बता रखा है कि कई सारी जगह में, जैसे कि सौराष्ट्र हो गए, गुजरात हो गए और दक्षिण भारत में, इनको यहाँ पे डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और इनमें जो डायग्राम जो यहाँ पे तैयार होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, वो देखने में सांपों की तरह यहाँ पे डिज़ाइन लगते हैं, इसलिए इसका नाम यहाँ पे क्या रखा गया, नागगुफ्न। तो देखिए नागगुफ्न क्या है, एक तरीके से डिज़ाइन है जो कि रंगोली, एम्ब्रॉयडरी और डेकोरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे, सौराष्ट्र में, गुजरात में, साउथ इंडिया में, यानी कि जो दक्षिण भारत है वहाँ पे। और ये यहाँ पे किस चीज़ का बनाया जाता है, ये एक तरीके से सांप की तरह डिज़ाइन बनाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, नागगुफ्न। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो इस पार्ट के अंदर ये जो स्नेक चार्मर स्टोरी करके ये पार्ट दिया गया है, इसके अंदर ये बताया गया है, द स्नेक चार्मर्स कलेक्ट और मेक मैनी मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ प्लांट विच दे फाउंड इन फॉरेस्ट। यहाँ पे हमें बता रखा है जो यहाँ पे स्नेक चार्मर्स होते हैं, यानी कि जो सपेरे होते हैं, वो करते क्या है, वे यहाँ पे अपने आसपास जो पौधे वगैरह उगते हैं उनसे कई सारे मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, जो कि उन्हें फॉरेस्ट यानी कि जंगलों से मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है हमें स्नेक्स के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि सांपों के बारे में। जो सांप होते हैं वो यहाँ पे फार्मर यानी कि किसानों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। क्यों हेल्पफुल होते हैं, ये पेपर में हमारे क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चून पूछा गया है। जो स्नेक्स होते हैं वे यहाँ पे किसानों के लिए इसलिए यहाँ पे हेल्पफुल होते हैं क्योंकि ये फील्ड में जो रैट होते हैं, यानी कि चूहे होते हैं, जो कि फसल को ख़राब कर सकते हैं, उनको ये खा लेते हैं। और कई बारी ये क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे हमारी जो क्रॉप होती है उसको बचा लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे रैट को खा लेते हैं, यानी कि चूहों को खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फसल है वो बच जाती है।
इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक चैप्टर दे रखा है। अगला जो चैप्टर है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, यानी कि यहाँ पे बोल रखा है चखने से पचने तक। तो देखिए इस पार्ट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें बता रखी हैं। हमें डाइजेशन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलेंगी। जैसे सबसे पहले तो ये कि हमारा जो स्टमक है उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे स्टमक में जो जूस रिलीज होता है वो कौन से मीडियम का होता है, उसका नेचर क्या होता है, वो एसिडिक यानी कि वो अम्लीय पदार्थ होता है और एसिडिक नेचर का होता है। और ये कौन सा है, ये है HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम से जानते हैं। अब ये जो HCl है ये करता क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे खाने के साथ जो जर्म्स वगैरह आ जाते हैं, जो कीटाणु आ जाते हैं, उनको मारने का काम करता है। और साथ ही साथ ये यहाँ पे एसिडिक मीडियम बनाता है ताकि एक एंजाइम होता है जिसे पेप्सिन बोलते हैं, ये काम में आ सके। तो देखिए ये जो पेप्सिन है ये करता क्या है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो स्टमक में हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है किसकी मदद से, सबसे पहले तो यहाँ पे स्टमक में एसिडिक मीडियम बनता है, HCl रिलीज होके। ये जो HCl है ये क्या करता है, ये आपका एक तो जर्म्स को किल करता है और पेप्सिन को एक्टिवेट करता है ताकि पेप्सिन किसको डाइजेस्ट कर सके, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। तो आपको ये चीज़ें भी यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है मोस्ट राइस ग्रो इन, यहाँ पे बता रखा है कि उड़ीसा का एक जिला है जो कि है कालाहांडी जिला, जहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे चावल का निर्यात होता है। तो देखिए राइस कहाँ ग्रो होता है, अगर ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाए तो यहाँ पे कालाहांडी जिला आपको पता होना चाहिए जो कि उड़ीसा में पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे इस चैप्टर में आत्रेयपुरम के बारे में भी बात की गई है। ये पुरम जो है ये गांव कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश कहाँ है ये भी आपको हमारे इंडिया के मैप में पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हम लोगों को एक टेबल दे रखी है। इस टेबल के अंदर हमें ये बता रखा है कि अगर हम कोई अनबॉइल्ड मिल्क यानी कि जो कच्चा दूध है अगर हम उसे देखें तो वो हमारे स्टमक में पचने में कितना समय लेगा, साथ ही साथ एक ऐसा ग्लास जिसमें डाइजेस्टेड जूस रखा हुआ है उसमें पचने में कितना समय लेगा। तो आप इस चीज़ का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए। ये भी आपको शॉर्ट में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ को हमारे स्टमक में, हमारे पेट में पचने में कितना समय लगता है, और साथ ही साथ इनको एक ऐसे ग्लास जिसमें डाइजेस्टेड जूस डला हुआ है उसमें पचने में कितना समय लगता है। और यही स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं, ये स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लगा रखी है। इसको आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें पहले कच्चा दूध, फिर पका हुआ दूध, फिर आपका हाफ बॉयल एग, फिर आपका फुल बॉयल एग, इस तरीके से हमें चीज़ें दे रखी हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमें इस पार्ट के अंदर 3 वर्ष की रेशमा के बारे में बता रखा है, जो कि इस तरीके की एक पिक्चर यहाँ पे लगा रखी है। और इसके बारे में हमें क्या बता रखा है, अगर हम रेशमा को देखें तो इसके जो हाथ पैर हैं वे पतले हैं। अगर आप रेशमा को गौर से देखें तो इसके जो हाथ पैर हैं वो आपको काफ़ी पतले लगेंगे और इसका जो पेट है वो फूला हुआ है। तो हमें यहाँ पे पूछ रखा है कि रेशमा को कौन सी बीमारी है और उसके शरीर में कौन से विटामिन की कमी है। तो देखिए किसी के हाथ पैर ज़रूरत से ज़्यादा पतले हों और पेट जो है वो फूला हो तो यहाँ पे उसको जो बीमारी होगी उसका नाम होता है रिकेट्स, जिसे हम सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो विटामिन इसकी बॉडी में कमी होगी वो होगी विटामिन डी की। तो देखिए आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये बता रखा है कि एक डॉक्टर हैं जो कि एडवाइस करते हैं। और इसके अलावा आप थोड़ा सा यहाँ पे कॉपरेट कीजिए, थोड़ी सी कोई स्लाइड आपकी इंग्लिश में होंगी, थोड़ी सी कोई स्लाइड आपकी हिंदी में, बट आप जो मैं कंटेंट बोल रही हूँ वो आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल बोल रही हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग भी कॉपरेट कीजिए इस चीज़ को, बहुत कम टाइम है, बहुत सारी चीज़ें करानी है और एक दो नहीं काफ़ी सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने उठा रखे हैं तो थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे डॉक्टर हैं जो कि एडवाइस करते हैं कुछ दवाइयों के साथ गुड़, आंवला,
और हरे पत्तेदार सब्जी यानी कि जरी हो गए, आंवला हो गए और ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो हैं इनको यहाँ पे रेकमेंड किया जाता है डॉक्टर के थ्रू। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि वो जो पेशेंट होगा, वो जो मरीज होगा, उसको कौन सी बीमारी है, तो उसको एनीमिया है यहाँ पे। तो देखिए एनीमिया क्या होता है, अगर हम इजी लैंग्वेज में बोलें तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड हमारी बॉडी में कम होता है। तो जो ब्लड है, खून की कमी को ही यहाँ पे एनीमिया बोला जाता है शॉर्ट में। और ये जो गुड़ है यानी कि जरी है, आंवला है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, ये यहाँ पे हेल्प करते हैं कि हमारी बॉडी में जो ब्लड लॉस हुआ है, खून की कमी हुई है, उसको वो पूरा कर सके। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टंग का फोटो यहाँ पे लगाया गया है और इसके अलग अलग टेस्ट बर्ग यहाँ पे बताए गए हैं। हमें पता है कि टंग के 4 अलग अलग टेस्ट बर्ग होते हैं। स्वीट स्वीट हो गया, सॉल्ट हो गया, सोर हो गया और बिटर हो गया। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। और इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमें मैंगोज अराउंड द ईयर यानी कि खाए आम 12 महीने करके एक चैप्टर यहाँ पे दे रखा है और इसके अंदर हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि हमें क्या करना चाहिए, ग्लास जार या बॉटल को कंप्लीटली ड्राई करना चाहिए अच्छी तरीके से धूप में। अगर हमें उसे पिकल्स, उसमें अगर हमें पिकल रखने हैं, यानी कि अगर हमें एक शीशी को में अचार रखने हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उस जार को अच्छी तरीके से हमें धूप दिखानी चाहिए ताकि उसमें से जितना भी वेट चीज़ें हैं यानी कि जितनी भी नमी है वो निकल जाए और हमारा अचार उसमें सेफ रहे। अगर हम ऐसा नहीं करते और उसमें मॉइस्चर रह जाता है, नमी रह जाती है, तो अचार जो है वो खराब हो सकता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे बता रखा है। इसके अलावा जब हमने पिछली बार किया था तो ये स्लाइड थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया था, गलत हो गया था। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि किस चीज़ को हम किस तरीके से यहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर हम ग्रीन कोरिएंडर की बात करें, धनिया की बात करें, तो हमें क्या करना चाहिए, इसे किस तरीके से हम लोगों को अच्छी तरीके से इस तरीके से रखना चाहिए कि ये आपका प्रोटेक्ट रह सके। तो हमें क्या करना चाहिए, धनिया को हमें किसी भी ऐसे कपड़े में रैप कर देना चाहिए जो कि क्या हो, जो कि आपका गीला हो। गीले कपड़े में अगर धनिया हम कोरिएंडर को रखेंगे तो क्या होगा, आपका जो धनिया है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम कुक राइस को यानी कि पके हुए चावल को अगर हमें प्रिजर्व करके रखना है, फ्रिज नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से बॉईल कर दीजिए और वाटर कंटेनर में पहले एक पतीले में पानी लीजिए। पानी के ऊपर जो आपका वो जो बर्तन है जिसमें राइस रखा हुआ है उसको आप रख सकते हो। इसके अलावा मिल्क को हम किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, मिल्क को आप बॉईल कर लीजिए और उसके थ्रू उसमें क्या होगा, उसकी जो कैपेसिटी होगी वो थोड़ी बढ़ जाएगी। और जो गार्लिक और अनियन होता है यानी कि प्याज और लहसुन होता है, उसको अगर आप खराब होने से बचाना चाहते हो तो उसको क्या कीजिए, उसको किसी ड्राई प्लेस में रखिए, इसके थ्रू वो चीज़ प्रिजर्व रहेगी। तो देखिए यही चीज़ आपको यहाँ पे हिंदी में भी दे रखी है कि दूध को हम किस तरीके से यहाँ पे घरेलू उपाय से हम बचा सकते हैं खराब होने से जल्दी। तो उसे उबाल कर, हरे धनिए को क्या कर सकते हैं, इसे हम गीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। पके हुए चावल को क्या कर सकते हैं कि किसी कटोरी में पानी डाल के उसमें उस बर्तन को रख सकते हैं। और प्याज और जो लहसुन होता है उसको हम खुले में रख के उसमें नमी से उसे बचा सकते हैं। अब चलिए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 हमारी क्लास 5th की एनसीईआरटी का, इस चैप्टर का नाम है सीड्स एंड सीड्स, बीज बीज और बीज। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले वेलक्रो के बारे में बता रखा है कि वेलक्रो क्या है और वेलक्रो को किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो देखिए वेलक्रो जो है ये डिस्कवर हुआ था जॉर्ज मेस्ट्रल द्वारा 1948 में, जिनकी पिक्चर यहाँ पे लगा रखी है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसे मटेरियल को, एक ऐसी चीज़ को बनाया जो कि यहाँ पे चीज़ों को स्टिक करने में यानी कि चीज़ों को यहाँ पे चिपकाने में मदद करती है। आपने देखा होगा शूज़ में भी आपके दो अलग अलग चीज़ों को चिपकाने के लिए थोड़ा सा वहाँ पे स्टिकी चीज़ होती है, वो दो चीज़ों को चिपका देती है। हमारे बैग में होता है, पर्स में होता है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती है, वेलक्रो कहलाती है, जो कि जॉर्ज मेस्ट्रल द्वारा यहाँ पे डिस्कवर की गई थी। अब देखिए हमने यहाँ पे वेलक्रो को यहाँ पे डिस्कस किया, तो वेलक्रो दिखता कैसे है ये भी हम लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। तो देखिए वेलक्रो यहाँ पे इस तरीके से दिखता है, जो कि दो चीज़ों को चिपकाने का यहाँ पे काम करता है।
तो यहाँ पे बता रखा है जो वेलक्रो है वो 2 चीज़ों को चिपकाने का काम करता है और ज़्यादातर ये जैसे कपड़े हो गए, जूते हो गए, बैग हो गए, बेल्ट हो गए, इन चीज़ों में यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो साउथ अमेरिका से जो बीज लाए गए थे वो कौन से थे? मिर्च के, टमाटर के, आलू और अमरूद के यहाँ पे बीज लाए गए थे। इसके अलावा यूरोप से कौन से बीज लाए गए थे? तो यहाँ पे बता रखा बंद गोभी जो हमारी कॉलीफ्लावर होती है और यहाँ पे मटर जो हमारे पीस होते हैं, ये हमारे कहाँ से लाए गए थे? ये हमारे यूरोप से लेके आए गए थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट में हमें इतना ही बता रखा था। अगला जो चैप्टर है वो है एवरी ड्रॉप काउंट। यहाँ पे हम लोगों को बूंद बूंद दरिया दरिया करके चैप्टर दे रखा है। आप अगर ईवीएस की इंग्लिश एडिशन देखेंगे तो इंग्लिश में हमारा इस चैप्टर का नाम है एवरी ड्रॉप काउंट और हिंदी में यहाँ पे बूंद बूंद दरिया दरिया करके दे रखा है। तो देखिए इस पार्ट के अंदर हमें सबसे पहले अल बरूनी के बारे में यहाँ पे बताया गया है और कई बारी सीटेट की परीक्षा में इनके बारे में यहाँ पे पूछा जाता है। अल बरूनी जिस देश से आए थे उन्हें आजकल उज़्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं। उस देश को, उस सिटी को आजकल उज़्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है और इन्होंने यहाँ के जो तालाब होते हैं, यहाँ के जो पॉन्ड होते हैं, उनके बारे में कई सारी बातें लिखी थी और उन्होंने बताया था कि अगर हमारे यहाँ के लोग यानी कि उनके वहाँ के लोग अगर ये तालाब देखेंगे और इनका डिज़ाइन देखेंगे तो वो लोग हैरान रह जाएंगे कि इतनी अच्छी तरीके से इन्हें बनाया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलबरूनी के बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है। अलबरूनी के इस तरीके से यहाँ पे स्टैम्प पेपर लगा रखा है और यहाँ पे बता रखा है कि इनका नाम है अलबरूनी, जो कि किस जगह से आए थे? ये उज़्बेकिस्तान से यहाँ पे आए थे और इनके बारे में यहाँ पे बता रखा है कि इन्होंने हमारी कंट्री को लेके, हमारे देश को लेके अपनी किताब में बहुत सारी चीज़ें लिखी कि यहाँ पे पॉन्ड यानी कि तालाब किस तरीके से बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है इनके द्वारा कि हमारे यहाँ के जो पॉन्ड है वो बहुत स्किल्ड यानी कि कौशल तरीके से बनाए जाते हैं और इन्होंने बोला कि अगर मेरी कंट्री के लोग यहाँ के लोगों को देखेंगे और इस तरीके के जो आयरन रॉड से चीज़ें बनाई जाती हैं, यहाँ पे जो चबूतरे वगैरह बनाए जाते हैं और जो लेक के आसपास जो चारों दीवारें हैं, प्लेटफॉर्म है, ये बनाए जाते हैं, ये सब चीज़ें अगर देखेंगे हमारे यहाँ के लोग, जो स्टेयरकेस लॉन्ग बनाए गए हैं यहाँ पे यानी कि लंबी लंबी जो सीढ़ियाँ टाइप की बनाई गई हैं जो कि पॉन्ड की तरफ जाती हैं, ये सब देखेंगे तो हमारे यहाँ के लोग हैरान हो जाएंगे। तो देखिए कई बारी अलबरूनी के बारे में पूछा जाता है कि अलबरूनी किस देश से आए थे, उस देश का नाम क्या है, हम लोगों को ये बताना होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को, जब मैंने आपके अलग अलग पार्ट्स में एक्सप्लेन किया था ये चैप्टर, तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर हिंदी में एक्सप्लेन किया था, तो थोड़ा सा आप लोगों को कईयों को दिक्कत आई थी। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी इसी कंटेंट को हम हिंदी में भी एक बार फटाफट देख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे उत्तराखंड में ब्याह कर आई हुई दुल्हन जो होती है, जो न्यू ब्राइड होती है, इनके बारे में यहाँ पे बता रखा है। उत्तराखंड में कई सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे जो नई ब्याह कर आई हुई जो ब्राइड होती है उनको क्या करना होता है, उनको यहाँ पे जो पॉन्ड होते हैं, जो स्प्रिंग होते हैं यानी कि नहरें और जो यहाँ पे पॉन्ड होते हैं, तालाब वगैरह होते हैं, उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, एक इंटरेस्टिंग सा कस्टम है कि यहाँ पे इनको पूजा करनी होती है और पूजा इसलिए करनी होती है कि नई आई हुई दुल्हन जो होती है वो इस तरीके से पूजा करके उनको यहाँ पे प्रसन्न करने की कोशिश करती है, खुश करने की कोशिश करती है कि ये तालाब और ये नहरें जो हैं कभी ना सूखें। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अगर हम इस पार्ट में आगे बढ़ें तो इस तरीके की यहाँ पे ये पिक्चर दिखा रखी है, ये भी उत्तराखंड की ही पिक्चर्स हैं जो कि हम लोगों को यहाँ पे दिखा रखी है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं इस पार्ट के अंदर तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मल ही हम लोगों को यहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड के बारे में बता रखा है। इसके अलावा हमारे घर के आसपास जो कुएं वगैरह होते हैं, जो टैंक वगैरह होते हैं, जिन चीज़ों में पानी भरा जाता है असल में, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों को इस पार्ट में यहाँ पे बता रखा है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि आज के टाइम में हम पानी कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो दिल्ली जल बोर्ड के ये जल टैंक है इसके द्वारा, इसके अलावा जो कुएँ वगैरह होते हैं इसके द्वारा यानी कि वेल हो गए। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि हम लोग घरों में क्या करते हैं, टैंकर वगैरह बना देते हैं अपने घर के छत के ऊपर, इससे हम लोगों को पानी मिल जाता है। इसके अलावा हम लोगों को बता रखा है कि घरों में हमारे जो वॉश बेसिन होते हैं, जो टैप वगैरह लगे हैं, इसके अलावा आप देख सकते हैं हैंडपम्प से भी हमें पानी मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे बता रखा है कि दिल्ली जल बोर्ड ने हमारा पाइपलाइन सिस्टम आज के टाइम में लगा रखा है। इसके अलावा हम मोटर लगा के भी हम क्या करते हैं, बोरवेल लगा के हम ग्राउंड वाटर जो होते हैं हम
उसको भी पानी निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ हम कैनाल सिस्टम के थ्रू भी हम लोग मटके वगैरह में पानी भर के, कैनाल जो नहरें होती हैं वहाँ से पानी भर के हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखिए पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है इसके बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे ये जो दिल्ली जल बोर्ड का एक यहाँ पे हमें स्लिप भी हमें इस तरीके से दिखा रखा है कि दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा जो स्लिप हमें यूज़ किया जाता है वो किस तरीके से होता है। इसके साथ साथ काफ़ी लंबा चैप्टर है अगर आप ओवरऑल इसे देखेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में हम लोगों को तरुण भारतीय संत के बारे में यहाँ पे बता रखा है, जो कि यहाँ पे ये बता रखा है कि दारकी माई की यहाँ पे हेल्प करते हैं, जो कि एक ओल्ड एज पर्सन है और ये अलवर डिस्ट्रिक्ट की हैं, जो कि राजस्थान में रहती हैं। तो देखिए यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो इनकी स्टोरी यहाँ पे आप लोगों को बता रखी है कि वो क्या करती हैं। वो एक गाँव में रहती हैं और पूरा दिन भर वो अपने घर की देखभाल और जानवरों की देखभाल में लगी रहती हैं, और कई बारी वो रात रात भर पानी निकालती हैं ताकि वो अपने जानवरों के लिए पानी यहाँ पे इकट्ठा कर सके। तो देखिए यहाँ पे इनके बारे में बता रखा है कि तरुण भारतीय संत कौन है। तो देखिए ये कुछ ऐसी आपकी कम्युनिटी होती है, कुछ ऐसे संत होते हैं जो कि ओल्ड एज पर्सन से मिलते हैं और ये पता करते हैं कि उनके टाइम में किस तरीके की नदियाँ थी, किस तरीके के पानी के स्रोत थे, और साथ ही साथ उनको किस तरीके से मरम्मत करते हैं। और ये जो संत होता है इसका एक काम है कि वो पहले तो लोगों से मिलते हैं और साथ ही साथ ऐसे कुएं तालाब इनकी मरम्मत करने का भी काम ये करते हैं। इसके अलावा अगर आप इस पार्ट में देखेंगे तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे अभी मिस की है, जो कि यहाँ पे है कि पुनीता जो है अपनी ग्रैंड मदर से यहाँ पे डिस्कस कर रही है कि पहले के टाइम में जो तालाब हुआ करते थे, जो कुएं हुआ करते थे, वो किस तरीके के थे। तो देखिए यहाँ पे दो लोगों का डिस्कशन चल रहा है, जिसमें पुनीता की दादी बताती है कि आज से 20 साल पहले जो थे पानी जो थे हम कुएं से निकालते थे, पर अब वो कुएं नहीं रहे। इसका रीज़न यहाँ पे बता रखा है कि अब के टाइम में क्या होता है कि आजकल जो इलेक्ट्रिक मोटर लगा के ग्राउंड वाटर निकाला जाता है। साथ ही साथ पहले के टाइम में जो तालाब होते थे, जो लेक्स होते थे, अब वो नहीं रहे जिनमें पानी इकट्ठा होता था। और साथ ही साथ सॉइल का ऐसा एरिया जो कि ट्री के आसपास है, पार्क के आसपास है, वो अब सीमेंटेड हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर बारिश भी होती है तो बारिश का पानी वहाँ नहीं पहुँच पाता। तो ये 3 ऐसे रीज़न बता रखे हैं जिसकी वजह से अब आपके कुएं जो है, अब आप कुएं जो है वो सूखते जा रहे हैं और कुएं जो है नहीं दिख रहे। यही स्लाइड्स आपको मैं फटाफट एक बार हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। उत्तराखंड में जो ब्याह कर आई हुई दुल्हन होती है वे झरने और तालाब में वहाँ पे झुककर पूजा करती हैं ताकि वहाँ का पानी कभी ना सूखे। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे बता रखा है कि 1986 में जोधपुर और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे सूखा पड़ गया था। तो क्या किया गया, इस तरीके से वहाँ पे जो भूली भटकी बावरियाँ थी उन्हें एक बार और याद किया गया जहाँ से पानी आता है। और वहाँ के मोहल्ले के लोगों ने मिलके क्या किया, 200 से ज़्यादा ट्रक वहाँ पे कूड़ा जो जम गया था उन बावरियों में वहाँ से निकाला, और फिर उनमें दोबारा पानी भर गया और वहाँ के जो प्यासे लोग थे उनको पानी मिल गया था। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए इस पार्ट में हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बता रखा है। पुनीता की स्टोरी के से रिलेटेड यहाँ पे बता रखा है कि पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं और उनकी दादी बताती है कि लगभग आज से जो 15 से 20 ईयर्स पहले, यानी कि 15 से 20 साल पहले इनमें पानी हुआ करता था, लेकिन अब इनमें पानी नहीं है। तो देखिए आपके पेपर में इसका रीज़न पूछा जाता है कि क्या ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से अब इनमें पानी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ रीज़न बताए गए हैं कि कई शहर, कई जगह पे क्या किया गया, जो ज़मीन का पानी है उन्हें मोटर से पानी निकाला जाता है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि ग्राउंड वाटर लेवल यहाँ पे कम हो गया है। इसके अलावा हम लोगों को और कुछ रीज़न यहाँ पे बताया है कि जैसे कि तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब वो है ही नहीं, यानी कि जो तालाब वगैरह हैं वो सूख चुके हैं। और साथ ही साथ जो पेड़ों के आसपास की ज़मीन होती है, जो और जो पार्क का एरिया होता है, उसको पक्की सीमेंट से बना दिया गया है, जिसकी वजह से क्या होता है अगर बारिश होती भी है तो बारिश का पानी जो होता है वो ज़मीन तक नहीं पहुँचता। तो इस वजह से आजकल जो कुएँ हैं वो सूख गए हैं। और साथ ही साथ इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को एक संत के बारे में बता रखा है जो कि है तरुण भारतीय संत। तो देखिए यहाँ पे इसके बारे में हमें क्या बता रखा है, ये एक ऐसी संस्था है जो कि बुजुर्ग लोगों से मिलती है, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनसे मिलती है और उनसे ये जानने की कोशिश करती है कि पहले के समय में पानी किस तरीके से यूज़ किया जाता था। और ये संत के लोग करते क्या है, इस कम्युनिटी के लोग जो तालाब होते हैं उनकी मरम्मत करते हैं और नए तालाब बनाने का ये
काम करते हैं। तो कई बार आपके पेपर में पूछा जाता है कि इनका क्या काम था। और यहाँ पे तरुण भारतीय सन नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे उज़्बेकिस्तान के बारे में दोबारा बताया रखा है कि अल बरूनी जो थे वो उज़्बेकिस्तान से आए थे, वहाँ के यात्री हैं, ट्रैवलर हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए किताब रखी और जिससे हमें हमारे इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। अब चलिए अगले चैप्टर के बारे में देखते हैं। इस चैप्टर में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एक्सपेरिमेंट विद वाटर। इसको मैं यहाँ पे हिंदी में भी अभी एक्सप्लेन करूंगी। तो देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले लिखा है व्हाट फ्लोट व्हाट सिंक, यानी कि कौन सी चीज़ें आपकी तैरती हैं और कौन सी चीज़ें यहाँ पे डूब जाती हैं, इसके बारे में हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे बता रखा है। और देखिए यहाँ पर चीज़ों को यहाँ पे पानी के अंदर डाल के देख रखा है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे डूब जाती है और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे तैरती है। तो इस तरीके से इस पार्ट की शुरुआत की गई है। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल इस तरीके से बनाया गया है और यहाँ पर एक बच्चा सोचता है कि जो बोट होती है, जो लकड़ी की बोट होती है, वो फ्लोट करती है, वो तैरती है, जबकि जो निडल होता है यानी कि सुई होती है वो आपकी सिंक कर जाती है, यानी कि डूब जाती है। तो इसका क्या कारण होता है? सबसे पहले तो बोट जो होता है, इसके नीचे का जो तला होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो फ्लोट करती है। और साथ ही साथ यहाँ पे डेंसिटी का फैक्टर भी हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप इस चैप्टर में देखिए तो कई सारे एक्सपेरिमेंट करके देख रखे हैं कि कौन सी चीज़ें यहाँ पे फ्लोट करेंगी, कौन सी चीज़ें आपकी डूब जाएंगी। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है आयशा के द्वारा। आयशा मॉर्निंग में उठती है और उसको थोड़ा सा फीवर है, तो इस तरीके से वो मेडिसिन वगैरह लेती है और यहाँ पे बता रखा है वो बॉयल एग वगैरह खाती है। तो इसके बारे में इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि वो एक ग्लास लेती है, पानी का ग्लास, उसमें लेमन को डालती है। वो जो लेमन होता है वो क्या करता है, वो डूब जाता है, वो आपका डूब जाता है। पर जब वो लेमन को क्या करती है, नींबू जो लेती है, वो आपका सॉल्टी वाटर में डालती है, तो वो उसमें तैरता है। तो देखिए यहाँ पर भी हमें डेंसिटी का फैक्टर यहाँ पे बता रखा है कि जिसकी डेंसिटी आपकी कम होगी वो चीज़ आपकी तैरेगी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो चीज़ आपकी डूब जाएगी। तो इस तरीके से इस पार्ट में हमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बता रखा है कि किसमें चीज़ें तैरती हैं, किसमें चीज़ें डूब जाती हैं। और हमें यहाँ पे डेड सी के बारे में बता रखा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर में। यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि जितने भी ओशन होते हैं और जितने भी सी होते हैं वो आपके सॉल्टी वाटर यानी कि नमकीन पानी से बना होता है। और जो सॉल्टेस्ट है यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा नमक मिलता है जिस सी में, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम डेड सी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे बोल रखा है कि आप इमेजिन करिए 300 ग्राम सॉल्ट आपका 1 लीटर पानी में है, इतना इसमें नमक होता है। और साथ ही साथ इस पानी में अगर कोई स्विमिंग करे तो कोई स्विम नहीं कर सकता, उसकी बॉडी यहाँ पे इस तरीके से तैरती है जैसे कि कोई इंसान मृत यहाँ पे पड़ा है। तो इसका नाम यहाँ पे क्या रखा है, इसका नाम यहाँ पे रखा है डेड सी। तो देखिए ये स्लाइड आपकी, जैसे मैंने कहा अभी मैं हिंदी में भी आप लोगों को डिस्कस करूंगी। इसके अलावा आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो इस चैप्टर में हमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रखा है। और क्योंकि हमें यहाँ पे नमक के बारे में बता रखा है तो इस चैप्टर में जो नमक कानून था, जो डांडी मार्च था, इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया, जो कि ये इंसिडेंट कब हुआ था, 1930 में हुआ था, यहाँ पे जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है ब्रिटिश ने एक लॉ लगा दिया गया था जिसके अंदर ये बताया गया था कि कोई भी इंसान खुद यहाँ पे नमक नहीं बना सकता। और नमक को ये लोग बेचने लगे थे और उस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाया था। और गांधी जी का मानना था जो चीज़ हमें नेचर ने दी है उस चीज़ में किस तरीके का कोई टैक्स। तो गांधी जी ने क्या किया, अहमदाबाद से दांडी तक एक बड़ी एक यात्रा की जिसमें ये प्रोटेस्ट किया गया कि हम लोगों के लिए ये नमक कानून यहाँ पे तोड़ा जाए, यानी कि इस तरीके से ये जो सॉल्ट बनाने का जो प्रोसेस है ये अगर कोई करना चाहता है तो ये कर सकता है। तो इस तरीके से चैप्टर बढ़ता है। अब चलिए आगे बढ़े। जैसा कि मैंने बोला था इस चैप्टर में हम लोगों को सबसे पहले स्टील की कटोरी के बारे में बता रखा है कि स्टील की कटोरी पे जो बल लगता है उसकी भार की तुलना में वो कम होता है। इसकी वजह से जो स्टील की कटोरी होती है वो पानी में तैरती है। तो देखिए यहाँ पे फोर्स का फैक्टर यहाँ पे बता रखा है कि जो स्टील की कटोरी है वो क्यों तैरती है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग डेंसिटी से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डेंसिटी का जो सूत्र होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम। और यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी जो है वो कितनी है, 5 kg पर लीटर, और इसका जो वॉल्यूम है, जो इसका आयतन है, वो आपको 10 लीटर यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास कैसे निकालेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। अगर हमें मास निकालना है तो ये वॉल्यूम यहाँ पे जाके
गुणा हो जाएगा। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी कितना है आपका 5, वॉल्यूम कितना है आपका 10, तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 kg जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि नींबू जो है वो साधारण पानी में डूब जाता है, जबकि जो नमकीन पानी होता है उसमें वो तैरता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण इसके घनत्व से बताया गया है, इसकी डेंसिटी से संबंधित यहाँ पे बताया गया है। अभी ये मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, इसलिए मैं फटाफट आगे बढ़ रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पे फिर से हमें मृत सागर के बारे में बता रखा है, डेड सी के बारे में बता रखा है। तो ये जो मृत सागर है ये दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, और ये इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर में 300 ग्राम नमक जितना इसमें नमक होता है इतने लीटर पानी में। और यहाँ पे बता रखा है कि इसमें कोई भी इंसान तैर नहीं सकता, इसमें ऐसा लगता है जैसे इंसान आराम से लेटा हुआ है। आप यहाँ पे ये पिक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो यहाँ पे हम लोगों को कथवन यानी कि जो आपका बॉइलिंग होता है और वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन के बारे में बता रखा है। इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, ये जो बॉइलिंग होता है ये आपका कितने डिग्री पे होता है? ये आपका 100 डिग्री पे होता है, जबकि इवेपोरेशन जैसे कि कपड़ा सूखना लगा लो, कपड़े जो हैं वो हमारे गर्मियों में भी सूख जाते हैं, सर्दियों में भी सूख जाते हैं, समय का अंतराल होता है। तो इवेपोरेशन आपका किसी भी तापमान में हो सकता है, जबकि कथवन जो है यानी कि जो बॉइलिंग होता है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे दांडी यात्रा के बारे में बता रखा है। बहुत साल पहले अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पे रोक लगा दी थी, और यहाँ पर क्या किया गया था, और उन नमक पे यहाँ पे भारी टैक्स लगाया था। तो इस कानून को तोड़ने के लिए यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया, एक लंबी यात्रा यहाँ पे की। और गांधी जी का ये कहना था कि जो चीज़ें हमें कुदरत द्वारा दी गई है उस चीज़ पे किस तरीके की पाबंदी। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ लोगों के साथ अहमदाबाद से दांडी तक, समुद्र तट तक यहाँ पे एक लंबी यात्रा की थी, और इस तरीके से ये जो गलत कानून बनाया गया था इसको तोड़ा था। अब चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब चलिए हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अ ट्रीट फॉर मस्किटो, मच्छरों की दावत। तो देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत एक लड़के की यहाँ पे स्टोरी से होती है। रजत जो है उसको बुखार है, और वो कह रहा है कि बुखार में खेलने जाने का मन किसका करता है, हु वॉन्ट टू प्ले वेन यू हैव फीवर। और तुम्हें यहाँ पे कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, बिटर मेडिसिन खाना पड़ेगा, और तुम्हें ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। तो ऐसे में तुम्हारा खेलने जाने का मन कैसे करेगा? तो देखिए, रजत जो है उसको यहाँ पे खून की जांच करानी है, ब्लड टेस्ट कराना है, उसे यहाँ पे बिटर यानी कि कड़वी मेडिसिन खानी पड़ती है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि रजत को क्या है? रजत को यहाँ पे मलेरिया है, जो कि मच्छरों के काटने की वजह से होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है, बट वी गेट मलेरिया व्हेन मस्किटो बाइट्स यू। तो देखिए, यहाँ पे हमें बता रखा है कि मलेरिया किसकी वजह से होता है? मलेरिया मच्छरों के काटने की वजह से होता है, जिसका पता कैसे चलता है? ब्लड टेस्ट की मदद से कर चलता है। इस वजह से यहाँ पे इसे ब्लड टेस्ट करने के लिए सजेस्ट किया गया। इसके अलावा अगर हम इस पार्ट में आगे बढ़ें तो देखिए, यहाँ पे मलेरिया के जो जीवाणु होते हैं, यानी कि जो मलेरिया के यहाँ पे अगर हम देखें मलेरिया के अंदर किस तरीके के तत्व हैं, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक माइक्रोस्कोप होता है, इसके सहारा लेते हैं। तो क्या होता है, इसके जीवाणु जो होते हैं वो बड़े आकार में दिखते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी चीज़ को 1000 टाइम्स बिगर उसे देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप की पिक्चर भी इस तरीके से दिखा रखी है। इसके अलावा आगे बढ़ें तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसमें हमें यहाँ पे मलेरिया की दवाई, अगर हमें मेडिसिन बनानी है मलेरिया की, तो हम किस तरीके से, कि कहाँ से हम मेडिसिन तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में बता रखा है। तो यहाँ पे हमें एक पेड़ जो कि नाम है जिसका सिनकोना ट्री, सिनकोना पेड़ के बारे में हमें बता रखा है कि पहले के समय में क्या होता था, सिनकोना पेड़ की जो छाल होती थी उससे ये दवाई बनाई जाती थी, और कई बार छाल को उबाल कर सीधा उसे इस्तेमाल किया जाता था, उसको छान कर। पर आज के टाइम में क्या किया जाता है, इसकी टैबलेट बनाई जाती है और लोगों को दिया जाता है। तो अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन आए कि मलेरिया का जो मेडिसिन है वो किस पेड़ से बनाया जाता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सिनकोना ट्री। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब हमें यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हमें यहाँ पे एनीमिया के बारे में बता रखा है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें, साधारण भाषा में देखें, तो एनीमिया क्या है? हमारी बॉडी में अगर खून की कमी हो जाए, लैक ऑफ ब्लड हो जाए, तो उसको हम एनीमिया बोलते हैं। या फिर अगर आप और साइंटिफिक तरीके से बोलना चाहें तो यहाँ पे बोल रखा है देयर इज लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। या तो आप कह सकते हो कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है या फिर आयरन की कमी है, तो इससे क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। आप यहाँ पे इसके सेल्स देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इस पार्ट में आगे बढ़ें तो यहाँ पे हम लोगों को ये बता रखा है, डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू
गिव मी स्ट्रेंथ। यहाँ पे बोल रखा है, एक बच्चा बताता है कि डॉक्टर ने मुझे ताकत के लिए कुछ दवाइयाँ दी और उसके साथ साथ यहाँ पे जरी, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जी जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने को बोला, क्योंकि इससे हमें आयरन मिलता है और हमारे जो शरीर में जो खून की कमी होती है वो दूर हो सकती है। इसके अलावा देखिए, इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है एनीमिया जो है वो दिल्ली के स्कूल में कॉमन समस्या बन गया है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि अगर किसी बच्चे को एनीमिया हो जाए तो उसको फिजिकल और मेंटल तरीके से इफेक्ट करता है, यानी कि एनीमिया जो है बच्चों को शारीरिक और दिमागी तौर से असर करता है। और अगर किसी को एनीमिया हो जाए तो वो जल्दी आपका बच्चे ग्रो नहीं कर पाते और उनका जो एनर्जी लेवल होता है, जो एक तरीके से जो फुर्ती होती है वो कम हो जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बता रखा है कि एनीमिया सिर्फ यहाँ पे इनको फिजिकल और मेंटल तरीके से इफेक्ट नहीं करता, यहाँ पे उनकी स्टडी भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। इस वजह से यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि एनीमेटिक चिल्ड्रन को, यानी कि जिन बच्चों को एनीमिया है, वहाँ पे आयरन की टैबलेट देने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आयरन की टैबलेट दोगे तो उनकी शरीर में जो खून की कमी है वो थोड़ी ठीक हो सकती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बता रखा है कि अगर आप यहाँ पे अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं कि आपके आसपास मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां ना हो, तो आपको करना क्या चाहिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पानी अपने आसपास कहीं पे कलेक्ट नहीं होने देना। इसके अलावा वाटर पॉट है या कूलर है, टैंक है, उनको क्लीन करते रहना है हर वीक। इसके साथ साथ आपको देखना है कि पॉन्ड के आसपास जो फिश वगैरह हैं वो डालते रहना है ताकि वो मच्छरों के लार्वे को खा जाएं। और यहाँ पे बोल रखा है कि हमें मस्कीटो नेट लगाने चाहिए ताकि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सके, और हमें ऑयल स्प्रे करना है उन जगह पे, ऑयल डालना है उन जगह पे जहाँ पे पानी कलेक्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, मच्छरों के लार्वे जो हैं वो नहीं पनपते। इसके अलावा देखिए यहाँ पे यही सावधानियां आपको हिंदी में भी लिख के दे रखी हैं, आप इसे रीड कर सकते हैं। सेम चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है और यहाँ पे हम लोगों को कुछ यहाँ पे उपाय, यहाँ पे मेजर बता रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक पिक्चर लगा रखी है जो कि है किसकी, मच्छर के लार्वे की। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है जो स्मॉल बेबी होते हैं मस्कीटो के, उनको हम किस नाम से जानते हैं, उनको हम लार्वे के नाम से जानते हैं। और ये जो लार्वा होता है वो मस्कीटो की तरह बिल्कुल नहीं दिखता, आप यहाँ पे ये पिक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे बता रखा है, इट वॉज टोल्ड मी दैट दीज हैड कम आउट ऑफ द एग विच मस्कीटो ले इन वाटर। यानी कि यहाँ पे बता रखा है ये जो मच्छर हैं ये उन पानी से इनके अंडे निकलते हैं जिन पानी में ये जो मच्छर हैं ये अपने अंडे देते हैं। सिंपल सा पॉइंट लिखा हुआ है कि पहले मच्छर जो हैं वो पानी में अंडे देंगे और उन्हीं अंडों में से ये लार्वे निकलते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे हम लोगों को जो हाउस फ्लाई होता है उसका साइंटिफिक नेम हमें बता रखा है जो कि है मस्का डोमेस्टिका। तो देखिए इसका आपको साइंटिफिक नेम यहाँ पे पता होना चाहिए, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मस्का डोमेस्टिका। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि हाउस फ्लाई से जो बीमारियाँ होती हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले है टाइफाइड फीवर। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा यहाँ पे है कॉलरा, जिसे हम हैजा के नाम से जानते हैं, डायसेंट्री। इसके अलावा डायरिया, टीबी, ये सारी जो बीमारियां हैं ये किससे होती हैं, हमारी हाउस फ्लाई से होती हैं। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे रोनाल्ड रॉस के बारे में भी बता रखा है, जिनकी पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लगी हुई है। रोनाल्ड रॉस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पे मच्छरों के जो स्टमक है, मच्छरों के जो पेट हैं, उनमें माइक्रोस्कोप से यहाँ पे स्टडी की और शुरुआत में इन्हें यहाँ पे कुछ भी चीज़ें हासिल नहीं हुई। वो ये जानना चाहते थे कि मच्छरों में ऐसे कौन से जीवाणु होते हैं जो कि यहाँ पे मलेरिया को फैलाने में मदद करते हैं। तो इसके बारे में ये जानना चाहते थे, तो आपको इनका नाम याद रखना है, रोनाल्ड रॉस। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे बता रखा है, एक दिन जब वो एक फीमेल एनोफ्लिपिन मॉस्किटो जो कि आपकी ब्राउन फैदर जिसका था उसको उसके पेट में देख रहे थे, तो उन्हें वहाँ पे क्या दिखा, मलेरिया के कुछ जीवाणु, मलेरिया के कुछ बैक्टीरिया उन्हें दिखे। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि जो मलेरिया होता है वो किसकी वजह से होता है, फीमेल एनोफ्लिपिन मॉस्किटो की वजह से होता है। ये नाम आप यहाँ पे याद रखिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें बता रखा है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए अगर हम मस्कीटो ब्रीडिंग यानी कि मच्छरों के प्रजनन का रोकथाम करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, जो रुका हुआ पानी होता है उसमें हमें ऑयल डाल देना चाहिए, इससे उनकी ब्रीडिंग जो है, उनका जो प्रजनन है वो वहाँ पे थम जाता है। इसके साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं कि ऐसी कौन सी बीमारियाँ हैं जो कि मच्छरों की वजह से होती हैं। ये है आपके मलेरिया और चिकनगुनिया, जो कि आप यहाँ पे इनके पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो देखिए अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, उसका नाम दे रखा है अब यू गो, डायरी कमर कसी ऊपर
चढ़ो। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को माउंटेनियरिंग के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो है कि जो नेहरू इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग का, वो किस जगह पे है? वो उत्तरकाशी में है। तो देखिए ये नाम आपको पता होना चाहिए, उत्तरकाशी में है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो देखिए माउंटेनियरिंग के बारे में अगर हमें जानने को मिल रहा है तो हमें कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हमें पता होनी चाहिए कि एक ग्रुप लीडर की कौन सी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर वो अपनी ग्रुप को लीड कर रहा है, कब? जब वो क्लाइंबिंग कर रहे हैं, जब वो चढ़ाई चढ़ रहे हैं। तो इसकी कुछ यहाँ पे हमें क्वालिटी दे रखी है। सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों को करना क्या है, अगर हम ग्रुप लीडर हैं और कोई अपना बैग वहाँ पे कैरी नहीं कर पा रहा तो उनके बैग वगैरह उठाने में हमें मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों को ये देखना चाहिए कि कोई लास्ट में छूट तो नहीं गया। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि ऐसे लोगों को मदद करना चाहिए जो कि अच्छे से प्रॉपर्ली यहाँ पे चढ़ाई नहीं चढ़ पा रहे। साथ ही साथ उन्हें रेस्ट करने का, रुकने का और एक अच्छी जगह यहाँ पे ढूँढनी है। इसके अलावा अगर उनके साथियों में कोई बीमार पड़ जाए तो उनका ख़्याल रखना है और उन लोगों के लिए फूड अरेंज करना है। ये ग्रुप लीडर का ही नहीं, ये सारे मेंबर का यहाँ पे कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी होती है, पर ग्रुप लीडर की ये मेन ज़िम्मेदारी होती है। इसके अलावा यही सारी ज़िम्मेदारियाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्लाइड आपकी हिंदी में भी लगा रखी है, आप इसे पढ़ के देख सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे बेजेंद्री पाल के बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो देखिए आप इनकी पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। इनके बारे में हमें क्या बता रखा है कि ये पहली इंडियन वुमन थी और अगर हम वर्ल्ड में देखें तो ये 5वीं वुमन है जिन्होंने यहाँ पे क्लाइंब किया एवरेस्ट पे। तो देखिए आपको इनका नाम और ये किस एरिया से बिलोंग करती थी ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें बेजेंद्री पाल से संबंधित और भी चीज़ें बता रखी हैं क्योंकि इन्होंने एवरेस्ट पर क्लाइंब किया था। तो हमें इनके बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये जो माउंट एवरेस्ट की पीक है ये 8,900 मीटर की है। और अगर इनका नेपाली नाम देखिए, मतलब माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में भी स्थित है, आपको पता होना चाहिए। तो इस ये जो नेपाल में स्थित है इसे हम सागर मंथा के नाम से जानते हैं। अब चलिए अगले चैप्टर को जरा डिस्कस करें। चैप्टर नंबर 10 है वॉल टेल स्टोरी, यानी कि बोलती इमारतें। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को सबसे पहले गोलकुंडा के किले के बारे में बता रखा है जो कि कहाँ पे है? हैदराबाद में। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं गोलकुंडा के किले के बारे में हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है ये जो गोलकुंडा फोर्ट है इसमें यहाँ पे इस तरीके के आप पेस्टन यहाँ पे देख सकते हैं। ये कितने हैं? इसमें यहाँ पे 87 बुर्ज हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और इस तरीके के होल्स भी यहाँ पे दिखा रखे हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो यहाँ पे हमें कुतुबशाही सुल्तानों के बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है क्योंकि इन्होंने ये गोलकुंडा इमारतें बनाई थी। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है और इन्होंने यहाँ पे रूल भी किया था। 15वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में इन्होंने यहाँ पे रूल किया था। और इसके बारे में हमें और क्या खास बात यहाँ पे बता रखी है कि ये जो आपका गोलकुंडा का किला है ये 12वीं शताब्दी में बन गया था। और यहाँ पे ये किससे बना था? ये मिट्टी से ये किला इस शुरुआत में बना था। और यहाँ पे अलग अलग रूलर ने इस जगह पे रहे हैं और इस जगह पे रूल किया है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्शन यहाँ पे बता रखी है। तो देखिए डायरेक्शन से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसकी मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। आप जब प्लेलिस्ट सेक्शन को देखेंगे तो आपको सीटैट की ईवीएस क्लास 3rd से लेकर 5th तक एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको 16-17 यहाँ पे वीडियो मिलेगी। उसके अंदर ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन, डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन, मैप से संबंधित क्वेश्चन, चैप्टर वाइज आपके मैराथन वीडियो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप उसे प्लीज़ देख लीजिएगा। तो देखिए इस चैप्टर से बेस यहाँ पे डायरेक्शन यानी कि दिशा संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे गोलकुंडा के किले के बारे में क्या बताया गया? गोलकुंडा के किले में यहाँ पे तोपों का इस्तेमाल किया गया था औरंगजेब द्वारा। और तोप किस तरीके से दिखाई गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि जो औरंगजेब बादशाह था उन्होंने यहाँ पे अपनी पूरी फौज को लेके आ गए थे और तोपों से यहाँ पे हमला किया था। और इसके बावजूद भी वो इस किले के अंदर एंटर नहीं हो पाए थे, घुस नहीं पाए थे। और अगर हम देखें तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन्होंने यहाँ पे इस किले के बाहर 8 महीने तक यहाँ पे अपनी सेना को बिठाए रखा। पर इसके बावजूद भी, तोपों से हमला करने के बावजूद भी इसके अंदर ये घुस नहीं पाए थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें बता रखा है। जो ब्रॉन्ज होता है, जो कांसा होता है, वो किसका बना होता है? वो कॉपर और टिन का बना होता है। ये क्वेश्चन हमारी सीटैट की परीक्षा में कई बारी यहाँ पे पूछा गया है हमसे। जो ब्रॉन्ज होता है वो किसका बना होता है हमें पता होना चाहिए। कांसा जो होता है वो
तांबा और तिन का बना होना चाहिए। और यहाँ पे मालापुर किले के बारे में भी हमें बता रखा है कि मालापुर किला कहाँ है, ये केरला में स्थित है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे देखिए सुनीता इन स्पेस, चैप्टर नंबर 11 जो है हमारी क्लास 5th की एनसीईआरटी का, वो है सुनीता अंतरिक्ष में। तो देखिए यहाँ पे वो अपना एक्सपीरियंस बताती हैं कि हम लोग जो हैं वहाँ पे बैठ नहीं पाते थे, हमारी जो शरीर है, हमारा शरीर उड़ता रहता था, हमें किसी चीज़ से अपने आप को बांध के रखना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं कि सुनीता बताती हैं कि हम एक जगह पे बैठ नहीं पाते थे और जो हम स्पेसशिप में हम फ्लोट करते रहते थे एक कोने से दूसरे कोने तक। इसके अलावा ये और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे बताती हैं कि यहाँ पे जो पानी होता है, पानी भी एक जगह पे टिक नहीं सकता, उसके भी जो बबल्स होते हैं वो इधर उधर फ्लोट करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। तो इसके बारे में हमें बताया गया है। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे बताया कि हम लोग जो है अपने हाथ और मुंह जो है वो भी नहीं धो पाते थे, तो इन्हें क्या करना पड़ता था, वेट पेपर से ही ये क्या करते थे, वो अपने मुंह में लगा के ये इस तरीके से साफ करते थे, या फिर ये क्या करते थे, ये जो पानी के बुलबुले हैं वो उनके आसपास उनको पकड़ के अपने मुंह को, हाथ पैरों को ये साफ करते थे। साथ ही साथ ये और भी चीज़ हम लोगों को यहाँ पे बताती हैं कि यहाँ पे जो खाना है वो भी बहुत अजीब तरीके से यहाँ पे खाया जाता था। अब खाना किस तरीके से खाया जाता था ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है जो पैकेट होते हैं, फूड पैकेट होते हैं, वो भी इन्हें क्या करना पड़ता था, वो भी हवा में उड़ते थे और वो भी इन्हें कैच करके एक तरीके से इन्हें खाना पड़ता था। तो इस तरीके से चीज़ें सारी उड़ती रहती थी और ये इस तरीके से हमें बता रही हैं। इसके अलावा अगर इन्हें अपने बालों को कॉम्ब करना है, यानी कि अपने बालों में कंघी करनी है, तो होता क्या था कि इनके बाल जो हैं वो अंतरिक्ष में हमेशा खड़े रहते थे और इन्हें कॉम्ब करने के लिए भी उल्टे तरीके से इन्हें कॉम्ब करना पड़ता था। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो अनीता यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे शेयर करती हैं। और वो बोलती हैं कि हम लोग वॉक नहीं कर पाते थे, हम लोग हर टाइम फ्लोट करते रहते थे और हमें छोटी से छोटी चीज़ें करने के लिए भी अलग तरीके यहाँ पे अपनाने पड़ते थे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो हम लोगों को यहाँ पे क्या बता रखा है कि चीज़ें जो हैं एक जगह पे टिक नहीं पाती थी और यहाँ पे क्या होता था, इन्हें अपने आप को बेल्ट से बांध कर रखना पड़ता था। और इस तरीके से ये चैप्टर में हमें अनीता अपने अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में रहने वाले टाइम में जो एक्सपीरियंस इन्होंने गेन किया वो हमें बताती हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे बता रखे हैं, जैसे कि सुनीता विलियम जो है अपने स्पेसशिप से अर्थ से कितने दूर गई थी, 360 किलोमीटर वो दूर गई थी। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है अर्थ में, अर्थ क्या करता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और इसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। इसी वजह से कोई भी चीज़ हवा में नहीं उड़ती, वो चीज़ अंत में नीचे गिर ही जाती है। जैसे कि अगर जैसे मेरे हाथ में ये फ़ोन है, अगर मैं उसे हवा में छोड़ दूँ तो वो अंत में क्या होगा, वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे बता रखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो एयर में आपका फ्लाई नहीं करता। इनफैक्ट वाटर बबल भी फ्लाई नहीं करते, वो भी आपके नीचे आ ही जाते हैं। तो बारिश का पानी नीचे की तरफ आता है, हम जो कोई चीज़ फेंकते हैं वो नीचे की तरफ जाता है, वो यही कारण होता है। इसके अलावा यहाँ पे सुनीता विलियम बताती हैं कि जब वो 5 साल की थी तो उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को देखा था मून में लैंड करते हुए और उन्होंने तभी से सपना देख लिया था कि वो इस तरीके से स्पेसशिप में ट्रैवल करेंगी। इसके साथ साथ यहाँ पे बता रखा है जैसे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में, तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि 1968 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले व्यक्ति थे, पहले मैन थे जिन्होंने मून में यानी कि चंद्रमा पर वॉक किया था। तो इनके बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है। इसके साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे फॉलिंग स्टार, जिसे हम मीटेरॉइड्स के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे शूटिंग स्टार कहते हैं, जिसे हम विश भी मांगते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इसकी पिक्चर भी इस तरीके से दिखा रखी है। ये आपके उल्का पिंड होते हैं जो कि टूटता तारा कहलाते हैं और ये गर्म आग के गोले होते हैं जो कि अर्थ की सरफेस की तरफ आते हैं। कई बार ये जल्दी ठंडे हो जाते हैं और कई बार ये थोड़े बड़े होते हैं, तो हम लोगों को अर्थ की सरफेस में ये करीब आते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ साथ अगर हम आगे देखें तो अगला जो है चैप्टर नंबर 12 है, जो कि है व्हाट इफ इट फिनिश, यानी कि खत्म हो जाए तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को कई सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। यहाँ पे हमें अडाल्स की बावरी के बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है, अडाल्स स्टेप वेल के बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है। तो देखिए ये पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 18 किलोमीटर दूर है, कहाँ से, अहमदाबाद से। तो आपको पता होना चाहिए कि अडाल्स की बावरी यानी कि अडाल्स स्टेप व्हील कहाँ है, तो इसके बारे में हमें सबसे पहले यहाँ पे बता रखा है। इसके अलावा हम लोगों को इस पार्ट के अंदर क्या बता रखा है, वेयर इज द ऑयल इन द ग्राउंड। यहाँ पे कुछ यहाँ पे साइंटिस्ट यहाँ पे कुछ मशीन या फिर कुछ मेथड्स यहाँ पे हमें बताते हैं कि
वैज्ञानिक कि हमें किस तरीके से पता चलेगा कि ग्राउंड में, यानी कि अगर आप देखें ज़मीन के अंदर तेल कहाँ पे है, ये निकालने का कुछ मेथड और टेक्निक यहाँ पे हमें इस तरीके से हमें इस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो देखिए यहाँ पे तेल के बारे में बता रखा है, तो हमें यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में, यानी कि जो कच्चा तेल होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसका जो रंग होता है वो गहरे रंग का होता है और गाढ़ा और बदबूदार होता है, इसके बारे में हमें बता रखा है। जो क्रूड ऑयल हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका जो कलर होता है वो काफ़ी डार्क होता है और वो काफ़ी स्टिंकी होता है, यानी कि बदबूदार होता है, इसके बारे में बता रखा है। इसके साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है इन दिस ऑयल वी गेट, इस ऑयल से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। इस ऑयल से हमें कैरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इंजन ऑयल हो गया, फ्यूल जो कि हमारे एयरप्लेन में डलता है, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इनके यूजेस भी हम लोगों को यहाँ पे इस चैप्टर में बताए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमें इस चैप्टर में एलपीजी के बारे में बता रखा है। और चैप्टर का नाम ये क्यों रखा, व्हाट इफ़ इट फिनिश, यानी कि ख़त्म हो जाए तो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें लिमिटेड रिसोर्सेस हैं जो हमारी एक बार यूज़ हो जाए तो ये आपका रिन्यू नहीं हो सकती। तो देखिए एलपीजी के बारे में बता रखा है। एलपीजी क्या है, कुकिंग गैस माना जाता है। और यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि वैक्स, बिटुमिन और ग्रीस जो है, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों को मिलती हैं। तो देखिए एलपीजी जो है वो क्या है, एक कुकिंग गैस है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और ये जो बिटुमिन यहाँ पे दे रखा है, ये क्या करता है, ये रोड को सॉफ्ट करने का, मतलब इसके सरफेस को स्मूथ करने का काम ये करता है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमें किसके बारे में बता रखा है, दरगाह लिव इन द विलेज ऑफ हरियाणा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को इस चैप्टर में यहाँ पे बता रखा है एक लेडी के बारे में, घर में चूल्हा कैसे जले। देखिए इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को एक लड़की के बारे में बता रखा है जो कि दुर्गा है, सॉरी दुर्गा जो है हरियाणा के एक गांव में रहती है। और यहाँ पे बता रखा है कि वो बहुत सारे जो घंटे हैं वो चूल्हे के सामने स्टोव को जलाने में अपना निकाल देती है। और वो किस तरीके से, आपने देखा भी होगा, एक रॉड टाइप का होता है, उससे फूंक मार के इस तरीके से उसमें चूल्हे में आग लगाई जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्यों बताया गया कि दुर्गा को 3 महीने से काफ़ी कफ है, यानी कि उसको खांसी हो रही है और बहुत सारा स्मोक है, मतलब एक तरीके से धुआं जो है उसको बहुत परेशान करता है। और वो क्या कर रही है, वो चूल्हे के सामने बैठ के वो इस तरीके से उसमें आग जलाने का काम करती है। तो देखिए यहाँ पर हमें इस चैप्टर के अंदर ये बता रखा है कि यहाँ पे उसके जो लंग्स हैं उसमें सारा का सारा स्मोक भर गया होगा, जिसके वजह से उसे कंटिन्यूसली खांसी हो रही है। इसके साथ साथ जो चैप्टर नंबर 13 है, 13वां चैप्टर है, इसके अंदर हम लोगों को क्या बता रखा है, बसेरा ऊंचाई पर, अ शेल्टर सो हाई। तो देखिए इस चैप्टर में हमें बसेरा ऊंचाई पर, यानी कि ऊंचाई पे जो जगह स्थित है और वहाँ पे जो लोग रहते हैं, इनके बारे में यहाँ पे हमें जानने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है स्टेट ऑन द वे फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि मुंबई से कश्मीर जाते हुए कौन कौन से स्टेट पड़ेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर में हम लोगों को यहाँ पे मैप की नॉलेज भी होनी चाहिए, आप एक बार मैप में इस चीज़ को देख लीजिएगा। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि मुंबई से अगर हम कश्मीर की तरफ जाएं तो यहाँ पे कौन कौन सी जगह पड़ेंगी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू। तो ये नाम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे हम लोगों को मुंबई से दिल्ली जाने वाले रास्ते के बारे में भी बता रखा है। मुंबई से अगर आप दिल्ली की तरफ जाते हो तो आपको गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, इस तरीके से यहाँ पे बीच में ये जगह पड़ेगी। तो देखिए इस चैप्टर के थ्रू हमें मैप के बारे में भी यहाँ पे जानने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो हमें यहाँ पे देखिए ड्राई एंड फ्लैट जो जगह होती है वो आपके कोल्ड डेजर्ट कहलाती है, जो कि लद्दाख के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है, इसके बारे में बताया गया है। तो कोल्ड डेजर्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये लेह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमें कुछ और चीज़ें यहाँ पे बता रखी है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाई स्नो कैप्स होते हैं, माउंटेन होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि बर्फ़ के टीले एक तरीके से बर्फ़ से ढके होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और फ्लैट यहाँ पे ग्राउंड होती है। और यहाँ पे एक वर्ड बोला गया है झूले झूले, झूले झूले। यहाँ पे अगर आप जाएंगे ले साइड में तो आपको वहाँ के लोग ये शब्द का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये किस लिए प्रयोग किया जाता है, ये किसी का स्वागत में प्रयोग किया जाता है, तो आपको ये शब्द का पता होना चाहिए। इस चैप्टर में हमें इस शब्द के बारे में भी बताया गया है। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ के घरों के बारे में भी हमें यहाँ पे विस्तार से बताया गया है।
यहाँ पर हमें लेह में किस तरीके से घर होते हैं इसके बारे में भी बता रखा है कि लेह के अगर आप घर देखोगे तो ये 2 फ्लोर के घर होते हैं और जो घर होते हैं वो स्टोन से यानी कि पत्थरों से बने होते हैं। तो लेह के घरों के बारे में कई बारी हमारे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि जो इनके वॉल होते हैं वो किससे एक थिक लेयर से कोटेड होते हैं, मड और यहाँ पे लाइम यानी कि चूना और मिट्टी से कवर होते हैं। और इनके अगर घर के अंदर की साइड देखें तो ये घास फूस अच्छे से भर के रखते हैं ताकि क्या हो, थोड़ी सी गर्मी हो, इस तरीके से ये घर बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें बता रखा है द वुडन स्टेयर हैड नो विंडो इन द फ्लोर बिलो। यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ पे क्या होता है, लकड़ी की सीढ़ियाँ नीचे की साइड, नीचे की मंजिले में होती हैं और अगर हम देखें नीचे की मंजिले में कोई भी खिड़की नहीं होती। 2 फ्लोर के घर होते हैं, 2 फ्लोर के घर हैं ये। और लकड़ी के जो स्टेयर आपके सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, नीचे के फ्लोर में क्या होता है, नीचे के फ्लोर में कोई भी खिड़की नहीं होती। साथ ही साथ यहाँ पे बता रखा है कि जो मजबूत तने होते हैं पेड़ों के, उनका ये प्रयोग करते हैं और उनके प्रयोग से अपने घरों को ये स्ट्रेंथ देते हैं यानी कि मजबूती देते हैं। इस तरीके के घर कहाँ होते हैं, ये लेह में होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को चांगलांग इलाके के बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है। तो देखिए यहाँ पे ये पिक्चर आप ये देख सकते हैं कि ये पिक्चर यहाँ पे लगाई गई है और इसके बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है कि अगर आप यहाँ पे लद्दाख का एक रॉकी और प्लेन एरिया देखना चाहें तो ये कितनी ऊंचाई पे है, ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। तो देखिए इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे हमें चांगपा के बारे में बता रखा है। चांगपा क्या है, ये यहाँ के नोमैडिक पीपल होते हैं यानी कि यहाँ पे एक तरीके से घुमंतू लोग हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि एक जगह पे कभी नहीं रहते। ये क्या करते हैं, अपने साथ भेड़ बकरियां रखते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ये घूमते रहते हैं। इनके बारे में हमें बता रखा है और ये भी लेह लद्दाख एरिया में ही रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को ये बता रखा है, ये जो चांगपा हैं ये ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने साथ शिप और गोट को लेके जाते हैं माउंटेन एरिया में। ये ग्रीन प्लेन एरिया को सर्च करते हैं और ये मोस्टली किस एरिया में होते हैं, ये ज़्यादातर लद्दाख क्षेत्र में ये लोग होते हैं। इसके साथ साथ हमें इनके बारे में हमें बता रखा है, इनके पास एक स्पेशल गोट होती है जो कि एक फेमस वूल जो है हमारी पश्मीना ऊन ये बनाने में मदद करती है। यानी कि ये जो चांगपा लोग हैं जो कि स्पेशल गोट को अपने साथ रखते हैं, उनसे एक ऊन बनती है जो कि आपकी कौन सी ऊन है, ये पश्मीना ऊन है जो कि हमारी बनाई जाती है। तो देखिए इसके बारे में हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पता चला। तो यहाँ पे बता रखा है ये जो चांगपा है ये क्या करते हैं, अपने गोट को ये क्या करते हैं, ग्रेस करवाते हैं इनके आसपास और इनके जो सॉफ्ट फर निकलते हैं, इनके फर की मदद से ही ये जो पश्मीना शॉल है ये बनाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है चांगपा की भाषा में जो चांगथांग है इसका क्या मतलब है, एक ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। तो देखिए चांगपा लोग जो ये घुमंतू लोग हैं, नोमैडिक पीपल है, इनमें ये जो चांगथांग है इसका क्या मतलब है, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फेमस जो हमारी पश्मीना शॉल है इसके बारे में हमें बता रखा है, मशहूर पश्मीना के बारे में जो कि देखने में कुछ इस तरीके से दिखती है। ये माना जाता है कि ये जो पश्मीना शॉल है ये इतनी गर्म करती है जितने कि 6 स्वेटर के बराबर और ये काफ़ी पतली होती है और ये गर्माहट देने का काम करती है। इसके बारे में ख़ास बात ये बता रखी है। इसके साथ अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे बता रखा है जो गोट होते हैं उनके सॉफ्ट पश्मीना गोट की मदद से जो आपके घुमंती लोग हैं ये जो गोट पालते हैं उनसे ये फेमस पश्मीना शॉल ये बनाई जाती है, जैसे कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि इस शॉल को बनने में समय कितना लगता है। तो जो इसको हाथ से बनाया जाता है, वेविंग करके बनाया जाता है और इसको बनाने में लगभग 250 घंटे का समय लगता है अगर एक पश्मीना शॉल बनाई जाए। और जैसे कि मैंने कहा ये 5 स्वेटरों के बराबर गर्मी ये देता है। इसके साथ साथ हम लोग अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे हम लोगों को किसके बारे में बता रखा है, रेबो के बारे में बता रखा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है नियर द रेबो देयर वॉज अ प्लेस टू कीप शीप एंड गोट चांगपा कॉल्ड इन दिस। यहाँ पे बता रखा है कि जो घुमंतू लोग होते हैं, ये जो चांगपा होते हैं, वे अपने गोट को अपने आसपास रखते हैं और इसके लिए जिस जगह पे वो रखते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, इस जगह को रेबो यानी कि ये जो टेंट होते हैं इसके लिए यहाँ पे रेबो शब्द का प्रयोग किया जाता है।
इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर हम लोगों को इस चैप्टर में श्रीनगर में किस तरीके के घर होते हैं, यहाँ पे हमें अलग अलग जगह के अलग अलग घरों के बारे में बता रखा है। इसको मैं अभी आपके साथ डिटेल में एक एक करके वन बाय वन डिस्कस करूंगी। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हमें हाउस बोट के बारे में यहाँ पे बता रखा है, जो कि किस जगह यूज होती है। श्रीनगर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है हाउस बोट, जो कि 80 फीट की होती है, और अगर हम इसे ग्राउंड से देखें तो ये आपका 8 से 9 आपका फीट वाइड होती है। ये यहाँ पे आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। तो हाउस बोट कहाँ प्रयोग की जाती है? श्रीनगर में। टूरिस्ट इसे काफ़ी पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे डोंगा के बारे में बता रखा है। तो देखिए श्रीनगर के जो लोग हैं वो डोंगा में रहते हैं। ये एक तरीके की बोट है जो कि डेल लेक में आपकी पाई जाती है, और इसके अंदर आपका बता रखा है इसके अंदर अलग अलग कमरे होते हैं और यहाँ पे लोग रहते हैं। तो देखिए डोंगा क्या है और कहाँ पाई जाती है और किस जगह यूज़ होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो यहाँ पे हमें खत्म बंद के बारे में बता रखा है। तो ये क्या है? ये ब्यूटीफुल क्रेविंग है, एक तरीके से डिज़ाइन है जो कि वुड की होती है, जो कि हाउस बोट के ऊपर होती है। और ये आपका कहाँ पे होती है? ये जो पैटर्न होता है ये आपका जिगसॉ पजल की तरह दिखाई पड़ता है। और ये किस में होती है? ये इस तरीके की ये जो हाउस बोट है इसके अंदर पाई जाती है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमें कश्मीर में जो विलेज एरिया हैं वहाँ पे इनके घर के बारे में भी बता रखा है। जो इनके घर होते हैं वो किसके होते हैं? मड के होते हैं, और इनकी जो छत होती है वो इस तरीके की होती है, यानी कि स्लोपिंग रूफ होता है, ताकि यहाँ पे अगर ठंड में अगर बर्फबारी हो तो बर्फ़ जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए। और इनमें हम किसका प्रयोग करते हैं? इसमें वुड यानी कि लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे आगे देखो तो आगे हम लोगों को यहाँ पे डाब के बारे में यहाँ पे बता रखा है। ये यहाँ पे क्या है? ओल्ड हाउसेस हैं जिनमें एक स्पेशल टाइप की विंडो होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये ब्यूटीफुल वुडन पैटर्न की बनी होती है, और टूरिस्ट लोग इस जगह पे आके इन जगहों में काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो देखिए डाब के बारे में यहाँ पे बता रखा है। ये एक ओल्ड हाउस है जो कि जम्मू एरिया में है, और इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत जो है इनकी स्पेशल खिड़कियाँ हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को ये जो ओल्ड हाउसेस हैं इनके बारे में ये बता रखा है। ये जो ओल्ड हाउसेस हैं ये बने किससे हैं? ये स्टोन, ब्रिक्स और वुड से बने होते हैं। और इनमें जो यहाँ पे ये जो वुडन यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो में ये जो एक स्पेशल कारीगरी की गई है, इसको यहाँ पे मेहराब के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये पूरे चैप्टर में हम लोगों को इन घरों के बारे में, इन यहाँ पे जो कश्मीर में जो हाउसेस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं इसके बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है। तो ये आपका फोटो एल्बम करके ये एक तरीके से पेज यहाँ पे लगा रखा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14, जो कि है व्हेन द अर्थ शॉक, जब धरती कांपी। तो देखिए इस चैप्टर में हमें अर्थक्वेक के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, और इस पार्ट के अंदर हमें बता रखा है कि अगर कभी भी अर्थक्वेक आ गया तो हमें क्या क्या चीज़ें सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक बच्चा दिखा रखा है जो कि अर्थक्वेक के टाइम में क्या है, ये ओपन ग्राउंड में है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पेड़ पौधे से दूर चले जाना चाहिए, और अगर हम घर के अंदर है तो किसी मजबूत टेबल या चेयर के नीचे हमें अपने सर को बचाना चाहिए, ताकि हमारे सर में चोट ना लगे। तो देखिए इस चैप्टर की शुरुआत इस तरीके से होती है, और इस चैप्टर में हमें यहाँ पे रिक्टर स्केल के बारे में बता रखा है कि ये एक मैथमेटिकल मेजर है जिससे हमें यहाँ पे इंटेंसिटी वेव की पता चलती है, और इस तरीके से 0 से लेकर आपका 9 रेंज तक ये चलता है। तो देखिए यहाँ पे 4 से 5 जब होता है तब ज़्यादा तबाही हो जाती है, तो इससे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा रेंज माना जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो देखिए आगे हमें यहाँ पे सिस्मोग्राफ के बारे में बता रखा है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये एक ऐसा मापक यंत्र है जिससे हम इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता नाप सकते हैं भूकंप की। तो इस तरीके से हमें अर्थक्वेक के बारे में इस चैप्टर में बताया गया था। अब चलिए अगले चैप्टर को जरा डिस्कस करें, चैप्टर नंबर 15। ये जो 15वां चैप्टर है इसका नाम है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। तो देखिए किसी चीज़ को हम गर्म करने के लिए हम कभी मुंह से हवा निकालते हैं, किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए हम मुंह से हवा निकालते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में कुछ इंटरेस्टिंग और छोटे मोटे यहाँ पे चीज़ों के बारे में बता रखा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को अगर हम सीटाइट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों को पॉइंट नहीं दे रखे। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि एक फॉरेस्ट का ये पिक्चर है जिसमें एक व्यक्ति जो है आग को जलाने के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, मुंह से वो हवा निकाल रहा है।
और दूसरे में क्या है कि किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए भी वो मुँह से हवा निकाल रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये बता रखा है कि किसी चीज़ को गर्म करने के लिए या किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए हम इस तरीके से ब्लो करते हैं एयर को। और अगर हम आगे बढ़ें तो इस चैप्टर में हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है, कई बारी क्या होता है कि किसी व्यक्ति के अगर चोट वोट लग जाए तो क्या होता है कि वो जगह फूल जाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी कपड़े को गर्म करके भी उस जगह पे लगाते हैं, तो इस तरीके से वो थोड़ा वार्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को इसी चीज़ तरीके से चीज़ें बता रखी हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रखी है जिसमें एक लड़की है मिनी, जो कि चाय को ठंडा करने के लिए उसको फूंक मार रही है, जबकि एक लड़का है सोनू जिसको बहुत ठंड लग रही है और उसके हाथ बहुत ठंडे हैं, तो अपने हाथों को गर्म करने के लिए वो मुंह से फूंक मार रहा है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमें इस पार्ट के अंदर बता रखा है। और पेपर से हम यहाँ पे विसल किस तरीके से, सीटी किस तरीके से बना सकते हैं, ये बच्चों के लिए एक्टिविटी है, आप अपनी कक्षा में अपनी क्लासरूम में ये करा सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से इस चैप्टर में हमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया था। अगर आप चाहें तो इस चैप्टर को आप एनसीईआरटी में से रीड कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैप्टर में ऐसा कुछ डिटेल में हम लोगों को नहीं दे रखा। अब चलिए जरा अगले चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करें। ये जो चैप्टर नंबर 16 है, इसके अंदर इस चैप्टर का नाम दिया गया है हु विल डू दिस वर्क, यानी कि ये काम कौन करेगा। तो देखिए यहाँ पे हमें साफ सफाई से संबंधित चीज़ों के बारे में बता रखा है, हमें आसपास की चीज़ों को साफ रखना चाहिए, हमें क्लीननेस को किस तरीके से अवेयर करना है, अवेयर रहना है। तो देखिए इस तरीके की पिक्चर यहाँ पे दिखा रखी है जिसमें बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे सफाई कर रहे हैं। तो इस तरीके की पिक्चर यहाँ पे हम लोगों को दिखा रखी है। तो देखिए यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हमें क्लीनिंग जॉब के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में कि लोग यहाँ पे कुछ ऐसे स्टाफ होते हैं जो कि क्लीनिंग जॉब में होते हैं, जो कि अपने आसपास की चीज़ों को साफ रखने का में मदद करते हैं। बट कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम अपने आसपास की चीज़ें साफ रखें। इसके अलावा इस पार्ट में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क बता रखे हैं। हमारे आसपास के लोग जो हैं अलग अलग तरीके का कार्य करते हैं, और जिसकी यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे आप लोगों के सामने इस चैप्टर के अंदर बनाई गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। और इस चैप्टर के अंदर अगर हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट देखें तो गांधी जी के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि गांधी जी के जो फ्रेंड थे, जो कि थे महादेवी भाई देसाई, और जो उनके बेटे थे नारायण, वो क्या करते थे, वो गांधी जी के साथ रहते थे। और इनके बारे में यहाँ पे इनकी बुक का एक इंसिडेंट हमें इस चैप्टर में बता रखा है। तो देखिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि गांधी जी के जो दोस्त थे महादेवी भाई देसाई, इनके बेटे का नाम क्या था, नारायण था, और वो उनके साथ उनके आश्रम में रहते थे और साफ सफाई का काम और बाकी चीज़ें भी डिस्कस करते थे। तो यहाँ पे बता रखा है कि नारायण जो हैं वो बताते हैं जब वो 11 वर्ष के थे, वो गांधी जी के साथ उनके आश्रम में रहते थे, और वो क्या करते थे, एक तरीके से उन्होंने क्लीनिंग का जॉब लिया था। और उस समय क्या होते थे, टॉयलेट वगैरह नहीं होते थे, तो वो क्या होते थे, बकेट होल वगैरह होते थे और वहाँ पे बास्केट वगैरह लेके वो जाते थे, और इस तरीके से वो अपना पूरा का पूरा इंसिडेंट यहाँ पे शेयर करते हैं। तो इनके बारे में आपको यहाँ पर से ये रीड करना है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो इस चैप्टर के अंदर हमें सीखने को क्या मिला, इस चैप्टर के अंदर एंड में यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है कि इस पाठ की मदद से हमें ये सीखने को मिला कि गांधी जी ये बताते हैं कि हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हर तरीके के कार्य को सम्मान देना चाहिए, हर तरीके का कार्य इक्वल होता है, और कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने आसपास भी साफ सफाई रखनी है। ये नहीं कि उनका जॉब है तो वही करेंगे। तो इस तरीके से ये चैप्टर बनाया गया है, छोटा सा है, अवेयरनेस के लिए बनाया गया था। अब चलिए अगले चैप्टर को जरा डिस्कस करें। डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 17 जो कि है अक्रॉस द वॉल। तो देखिए यहाँ पे हमें बता रखा है कि इंडियन एक्सप्रेस के 2007 के न्यूज़पेपर में यहाँ पे स्टार इन हर आइज करके यहाँ पे एक बास्केटबॉल टीम जो कि गर्ल्स की थी उसको लेके एक न्यूज़पेपर की कटिंग छपी थी। और इसके बारे में यहाँ पे हमें इस चैप्टर में शुरुआत में बता रखा है कि 13 वर्ष की जो अफसाना मंसूरी थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑलरेडी ही जो वॉल बनाई गई थी सोसाइटी की तरफ से और जेंडर की तरफ से, यानी कि लड़कियां ये गेम नहीं खेल सकती या लड़के ये गेम खेल सकते हैं, इस तरीके की जो वॉल्स बनाई थी उसको ये नापते हुए, उसको ये फांदते हुए इन्होंने बास्केटबॉल टीम को जिता दिया था। और यहाँ पे हमें बता रखा है कि जो अफसाना है वो एक स्ट्रॉन्ग वॉल बन गई थी एनबीए के लिए, जो कि नागपांडा बास्केटबॉल एसोसिएशन जो कि मुंबई में है उसकी एक मजबूत दीवार ये बन गई थी।
और यहाँ पे हमें इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है कि हमें कोई भी जो गेम होता है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। कोई भी गेम यहाँ पे जेंडर के आधार पर हम ये नहीं देख सकते कि ये लड़कियाँ खेल सकती हैं या ये लड़के खेल सकते हैं। तो इस तरीके की जो सीमित अवधारणा है इसको लेके ये चैप्टर यहाँ पे बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोगों को यही चीज़ बता रखी है कि मुंबई में छतरपुर शिवाजी जो टेरिस स्टेशन है, जो कि आपका रेलवे स्टेशन है, इसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। और वहाँ से अगर आप वॉक करोगे तो वहाँ पे आप नागपांडा पहुँचोगे, जहाँ पे आप इसके बाद आप 20 मिनट बाद यहाँ पे इस जगह पे पहुँच जाओगे जहाँ पे इनका बास्केटबॉल टीम जो है ये यहाँ पे मैचेस वगैरह खेलती हैं। तो बास्केटबॉल गेम के बारे में यहाँ पे बता रखा है। और यहाँ पर ये जो अफ़साना है और जो बाकी लड़कियाँ हैं वो नागपांडा बास्केटबॉल एसोसिएशन से ये रिलेट करती हैं और इनसे यहाँ पे इंटरव्यू में कई सारे सवाल पूछे गए। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोगों को इस चैप्टर में हम लोगों को इनके इंटरव्यू के बारे में हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है। तो इंटरव्यू में यहाँ पे बता रखा है कि सबसे पहले तो ये पूछा गया है कि तुम्हारे पेरेंट्स इस चीज़ को एग्री करते हैं या नहीं करते, गर्ल्स को ये गेम खेलने में कोई रोक टोक है या नहीं है। तो यहाँ पे अफरीन बताती है कि जो उसकी ग्रैंड मदर है वो एंग्री हो जाती है, गुस्सा हो जाती है कि लड़कियों को ये गेम नहीं खेलना चाहिए, लड़कों को ये गेम खेलना चाहिए। कोच सर जो होते हैं वो मेल होते हैं, इससे कहीं न कहीं यहाँ पे इस सोसाइटी में असर पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे ये बता रखा है कि गेम्स खेलने को लेके लोगों को किस तरीके की अवधारणा है, और अगर कोई भी फिजिकल इंजरी वगैरह हो जाता है तो यहाँ पे किस तरीके से गर्ल्स को वीक समझा जाता है, किस तरीके से बॉयज़ से कंपेयर किया जाता है। इस चैप्टर के अंदर हमें ये सब चीज़ें बता रखी हैं। ओवरऑल अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे तो इस चैप्टर में हम लोगों को यहाँ पे ये बता रखा है कि जो गेम्स होते हैं, जो आपके जो हम कोई भी गेम खेलते हैं वो यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते। इसके आधार पर ये चैप्टर हम लोगों का रखा गया था। देखिए ये जो चैप्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये सीटेट परीक्षा को लेके कर रहे हैं, तो वो टॉपिक हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम लोगों को यहाँ पे चैप्टर की स्टोरी जानने से ज़्यादा हम लोगों को चैप्टर के अंदर मेन क्या चीज़ें बोली गई हैं और मेन इस चैप्टर का थीम क्या है ये चीज़ समझनी है। देखिए इस चैप्टर के अंत में भी हमें यही दे रखा है, व्हाट यू हैव लर्न, क्या तुमने सीखा। तो यहाँ पे बोल रखा है कि क्या गेम्स में बॉयज़ और गर्ल्स डिफरेंट होते हैं, और अगर ऐसे आप सोच रखते हो तो ये इसके बारे में बताइए। इसके अलावा यहाँ पे जो लीडर होता है टीम का वो अपनी टीम को किस तरीके से प्रिपेयर करे, कोचेस के बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है जो कि किसी भी गेम को लीड करने में हमें मदद करते हैं। अब चलिए अगले चैप्टर को जरा डिस्कस करें। हम समझेंगे चैप्टर नंबर 18 जो कि है नो प्लेस फॉर अस। देखिए अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें नॉर्मल स्टोरी दे रखी है वो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि हमें अपने पेपर को यहाँ पे टारगेट करना है। ये चैप्टर उन्हीं में से एक है। यहाँ पे इस चैप्टर का नाम नो प्लेस फॉर अस इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो गाँव से शहरों में जॉब ढूंढने या फिर अपने परिवार के साथ आ जाते हैं ताकि वो अपना रहन सहन गुजारा कर सके, तो उनको किस तरीके की दिक्कतें होती है इस चैप्टर में हमें यहाँ पे बता रखा है। जैत्रा भाई करके एक व्यक्ति हैं जो कि अपने घर के बाहर बैठे हुए हैं और यहाँ पे इनकी बेटी भी दिखा रखी है जो कि है झिमली, और ये सिद्धिया का यहाँ पे वेट कर रहे हैं और लगभग रात होने वाली है। जो सिद्धिया है वो आए नहीं है। तो यहाँ पे बता रखा है कि जैत्रा की जो फैमिली है वो मुंबई में यहाँ पे 2 साल पहले सिंदूरी विलेज से आए थे और इनकी फैमिली के कुछ जो इनके रिलेटिव है दूर के कोई रिश्तेदार यहाँ पे रहते थे, तो उनकी वजह से ये यहाँ पे पहुँच गए थे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो फिशिंग नेट है उसको रिपेयर करने का काम करते हैं, पर इन्हें इतने पैसे नहीं मिलते कि ये अपने घर को अच्छे से पाल सके। साथ ही साथ स्कूल की फ़ीस होती है, मेडिसिन होते हैं, फूड होते हैं, रेंट होते हैं, तो ये सब चीज़ों में इन्हें बहुत दिक्कत होती है। और जो यंग सिद्धिया है इसके बारे में ये बता रखा है कि ये एक फिक्स फैक्ट्री में काम करता है और जो कि मॉर्निंग से क्या करता है, बड़ी और छोटे फिश को अलग करने का काम, आफ्टरनून में पहले उसे बेच के फिर आफ्टरनून में वो स्कूल जाता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हमें इनके स्ट्रगल के बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है। तो किस तरीके से ये फ़िश को अलग करते हैं, किस तरीके से स्कूल भी जाते हैं, किस तरीके से ये घर का काम वाम भी करते हैं, और इस तरीके से भी इनकी अर्निंग यहाँ पे पूरी नहीं होती। तो यहाँ पे बता रखा है कि ऐसे लोग जो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है कि जैत्रा जो है वो भीड़ में भी कभी कभार अलोन फील करता है, तो कभी आपको ऐसा कुछ फील हुआ है? तो इस तरीके की ये हम लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं। अच्छी सी और सिंपल सी स्टोरी है। आप चाहें तो इस
स्टोरी को यहाँ पे रीड कर सकते हैं। बाकी खास हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को इस चैप्टर में इतना कुछ यहाँ पे दिया नहीं गया। तो देखिए इस चैप्टर के आप अंत में अगर यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ ये सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं, जिसके अंदर हम लोग अगर आप यहाँ पे देखें तो जैत्रा भाई की स्टोरी यहाँ पे दे रखी है कि उन्हें किस तरीके से स्ट्रगल करनी है। तो यहाँ पे बता रखा है कि बहुत सारी ऐसी फैमिली होती है जो कि जैत्रास की फैमिली की तरह वो क्या करती हैं, बिग सिटीज़ में आती हैं कई सारे रीज़न की वजह से, और उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। इमेजिन करो हाउ दे फील इन बिग सिटी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें इस चैप्टर का एंड दिया गया है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इस चैप्टर में ऐसा कुछ खास था नहीं, इसलिए मैंने आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। अब चलिए अगले चैप्टर को जरा डिस्कस करें। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 19 जो कि है अ सीड टेल अ फार्मर स्टोरी। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर भी हम लोगों को नॉर्मल स्टोरी के बारे में बता रखा है। इसमें इंपॉर्टेंट इतना कुछ पॉइंट है नहीं। यहाँ पे बता रखा है आई एम अ स्मॉल बाजरा सीड। इस तरीके से ये चैप्टर शुरू हो रहा है बाजरे की सीड से रिलेटेड। और यहाँ पे बोल रखा है कि इस चैप्टर में एक बच्चा है जो कि वनगम नामक जगह पे पैदा हुआ है जो कि गुजरात में है। तो ये नाम आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में यहाँ पे बता रखा है कि जिस वर्ष ये पैदा हुआ उस वर्ष बाजरे की जो खेती है वो बहुत अच्छा हुआ था। तो लोग जो है वो फेस्टिव मूड में आ गए थे। तो इस एरिया के लोगों ने ग्रेन और वेजिटेबल वगैरह यहाँ पे काफ़ी फेमस माने जाते हैं और यहाँ पे अच्छी खेती होती है। तो देखिए यहाँ पे हमें किस जगह के बारे में बता रखा है, वनगम के बारे में बता रखा है जो कि कहाँ पे, गुजरात में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए और मैप में भी आपको देखने में पता होना चाहिए कि ये जगह कहाँ पे है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे आपको ये सीड कैसे दिखते हैं इसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। और टीचर्स के लिए यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख रखा है कि हमें एनकरेज करना चाहिए बच्चों को कि बच्चे जो है वो क्रॉप और वेजिटेबल के बारे में अपने आसपास के एरिया के लोगों से जानें। और यहाँ पे बता रखा है जैसे कि यहाँ बाजरे की खेती होती है तो बाजरे की रोटी के बारे में बता रखा है कि ये फ्रेशली कहाँ पे कुक किया जाता है, चूल्हे में कुक किया जाता है। और अगर हम इसे बटर मिल्क और कर्ड लगा के इसे सर्व करें तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे गुजराती फूड के बारे में बता रखा है। गुजराती फूड में क्या चीज़ें आ जाती है, ऊंधियू और बाजरे रोटी, ये जो चीज़ है ये गुजराती फूड में आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे क्रॉप, खेती, फेस्टिवल, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि इनके बीज किस तरीके से होते हैं, ये हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है। और साथ ही साथ टाइम किस तरीके से चेंज हो रहा है। पहले के टाइम में क्रॉपिंग जो है, खेती जो है वो अलग तरीके से होती थी और यहाँ पे ज्वार और बाजरा जो है ये उगाया जाता था। अब क्या हो रहा है, फार्मिंग में भी, खेती में भी चेंजेस आते जा रहे हैं और कैनाल सिस्टम वगैरह ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो इस चैप्टर में यहाँ पे यही सब चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इस चैप्टर में हम लोगों को ऐसा और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। यहाँ पे आपको गुजरात की ज़िले के बारे में बता रखा है तो आपको इसका नाम आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो फेमस फूड है ये इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब चलिए अगले चैप्टर को ज़रा डिस्कस करें। ये जो चैप्टर है हुज फॉरेस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जानने को मिलेंगी, तो इस चैप्टर को आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको एक लेडी जो है, एक फेवरेट दीदी करके यहाँ पे दिखा है, सूर्यमणि, इनके बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है, इनके बारे में हमें यहाँ पे जानना है। तो देखिए यहाँ पे आप शॉर्ट में इनके बारे में जान सकते हैं कि सूर्यमणि की जो स्टोरी है ये एक ट्रू स्टोरी है और इन्हें हम स्टार गर्ल के नाम से जानते हैं, जिन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल यहाँ पे ऑर्डिनरी गर्ल के लिए एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया था और जिसकी वजह से बहुत सारी जो लड़कियां थी वो स्कूल की तरफ जाने लगी थी। तो इस तरीके से इनके बारे में हमें इस चैप्टर में यहाँ पे पता चलता है। इसके अलावा यहाँ पे इनके बारे में हमें और भी चीज़ें डिटेल में बता रखी हैं कि वो शुरू से ही, बचपन से ही उन्हें फॉरेस्ट वगैरह से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो यहाँ पे क्या था, शी कुड नॉट टेक द डायरेक्ट रूट टू स्कूल बट हु चूज द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट। और वो क्या करती थी, वो स्कूल के लिए डायरेक्ट रूट नहीं लेती थी, वो फॉरेस्ट से होते हुए स्कूल जाती थी। और उन्हें क्या था, उन्हें पेड़ों से, पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव था। इस चैप्टर में हमें बता रखा है। आप चाहें तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि इस चैप्टर में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में हमें सूर्यमणि की जर्नी के बारे में बता रखा है कि इन्होंने किस तरीके से, कहाँ से अपनी स्कूलिंग की, किस तरीके की भाषा ये बोलती थी। इस चैप्टर में हमें डिटेल में बता रखा है। क्योंकि यहाँ पे भाषा की बात की गई है और यहाँ पे कुड़ुक कम्युनिटी के बारे में हमें बता रखा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस जगह से ये बिलोंग करती थी। तो यहाँ पे हम लोगों को
इनके बारे में यहाँ पे बता रखा है कि झारखंड से बिलोंग करती थी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें तोरांग के बारे में भी बता रखा है। अगर हम यहाँ पे तोरांग शब्द देखें तो तोरांग शब्द जो है वो कुड़ुक भाषा की कम्युनिटी के लोग इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए? जंगल के लिए। तो ये कई बारी हमारे पेपर में पूछा गया है। तोरांग का मतलब क्या है? ये जंगल है और ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ये कुड़ुक लैंग्वेज में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो इस चैप्टर में हमें राइट टू फॉरेस्ट एक्ट जो 2007 में बनाया गया था, इसके बारे में भी बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो फॉरेस्ट एरिया में 25 वर्ष से ज़्यादा रहते हैं, वहाँ के लोगों को एक राइट मिल जाता है कि फॉरेस्ट में उगने वाली चीज़ों को वो क्या करें, वहाँ पे उन्हें वो यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या होगा, उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें पहले फॉरेस्ट जो हमारे विभाग के लोग होते हैं उनसे यहाँ पे पूछना पड़ेगा और इस तरीके से उनका यहाँ पे अधिकार हो जाता है। तो इसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो इस चैप्टर में हमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखे हैं, जैसे कि मैप आधारित प्रश्न जो होते हैं वो हमारे क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमें प्रॉपर यहाँ पे मैप बना के दिखा रखा है। तो आपको मैप की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैप के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ हो गया, इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे वेस्ट और ईस्ट हो गया, इसके नीचे आपको साउथ हो गया, ये सारी चीज़ दे रखी हैं। डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार करना है। इसके अलावा झारखंड के बारे में भी हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है। इसके अलावा मिज़ोरम की फ़ोटो लगा रखी है, इन जगह में किस तरीके की भाषा यूज़ होती है, इसके आप सेपरेट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि कई बारी हमारे पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें जूम फार्मिंग के बारे में बता रखा है और कई बारी हमारे पेपर में जूम फार्मिंग के बारे में पूछा भी जाता है। ज़ूम फार्मिंग जो होती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। यहाँ पे पहले क्रॉपिंग की जाती है और लैंड को कई सारे सालों तक यहाँ पे छोड़ दिया जाता है और यहाँ पे बोल रखा है जो बैम्बू और बीड होते हैं यहाँ पे आपके ग्रो नहीं होते और उनको यहाँ पे पुल कर दिया जाता है और एक बार यहाँ पे अगर आपने क्या किया, यहाँ पे खेती की, तो उसके बाद उस लैंड को काफ़ी समय तक इसके छोड़ दिया जाता है। तो देखिए इसके बारे में आप ज़रा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और उसके बारे में यहाँ पे आगे क्या बता रखा है, वाइल्ड बर्निंग, जब इसमें खेती की जाती है, खेती करने के बाद यहाँ पे उस चीज़ों को यहाँ पे जला दिया जाता है और ये ख्याल रखा जाता है कि जो लैंड है वो अच्छी तरीके से मतलब क्या हो, उसमें जो ऐश जो बने वो आगे के टाइम में उन्हें मदद करे। तो इस तरीके से जूम फार्मिंग के बारे में यहाँ पे बता रखा है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमें चिराव डांस फॉर्म के बारे में भी बता रखा है। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये अलग अलग डांस फॉर्म किन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पेपर में आपका आता है डांस फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन, कौन से लैंग्वेज कहाँ पे पूछे जाते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आपकी इसी चैप्टर से बनी हैं। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे देखिए मिज़ोरम के बारे में बता रखा है। चिराव डांस जो है वो मिज़ोरम में ही किया जाता है, यहाँ पे हमें बता रखा है। तो इस चैप्टर से हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, इस चैप्टर में हमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पता चला, जूम फार्मिंग के बारे में पता चला, कौन सी भाषा कहाँ पे यूज़ की जाती है, तोरांग शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कौन से कम्युनिटी के लोग करते हैं, इस चैप्टर में हमें ये सब चीज़ें पता चली। अब चलिए अगले चैप्टर को जरा डिस्कस करें। जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 21, इसमें हमें बता रखा है लाइक फादर लाइक डॉटर, यानी कि जैसे बाप वैसे बेटी, इस तरीके से चैप्टर दिया गया है। तो देखिए इस चैप्टर में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हम वहीं पे जाते हैं। सबसे पहले तो इस चैप्टर के अंदर हमें ये बता रखा है कि कुछ आदतें होती हैं जो कि बच्चों की अपने पेरेंट्स से मिलती हैं और ये हमारे जेनेटिक्स से आती हैं। तो देखिए जेनेटिक्स से संबंधित हमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हमें यहाँ पे जॉर्ज मेंडल के बारे में हमें बता रखा है, जिसे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए जॉर्ज मेंडल के बारे में बता रखा है और ये एक पुअर फैमिली में बिलोंग करते थे और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे। 1822 में इनका बॉर्न हुआ था और इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो आपके पेपर में क्वेश्चन भी आया है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो जी.जे. मेंडल जो हैं ये फादर ऑफ जेनेटिक्स माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक पी प्लांट पे, जो आपका पौधा होता है पी प्लांट होता है, इस पे एक्सपेरिमेंट किया था और कितने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, लगभग 80 नहीं 28,000 प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, ताकि ये पता चल सके कि हमारे ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से हमें नेक्स्ट जनरेशन में मिलते हैं। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया था। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है जॉर्ज मेंडल के
पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट के बारे में और इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके का पी प्लांट दिखता है। और पी प्लांट को क्यों चूज़ किया इन्होंने, क्योंकि पी प्लांट एक ऐसा जो पौधा होता है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर इनके मिलते हैं। तो इसके बारे में हमें ये लास्ट वाले पॉइंट में हमें यहाँ पे बता रखा है। अब चलिए आखिरी चैप्टर को जरा डिस्कस करें। चलिए हम आखिरी चैप्टर डिस्कस करें, चैप्टर नंबर 22 ऑन द मूव अगेन। तो देखिए दानूस विलेज के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव इकट्ठा होके दशहरा फेस्टिवल मना रहे हैं। और दानू के फादर जो हैं वो सबसे एल्डेस्ट हैं, सबसे बड़े हैं, अपने घर में हैं। और यहाँ पे बता रखा है कि किसको क्या क्या चीज़ें बोली जाती हैं, जैसे कि दानू की जो मदर हैं उनके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, आई। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि द वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर, यानी कि मम्मी के भाई के वाइफ, यानी कि मामा मामी, इस तरीके से मामी उन्हें बोला जाता है। और द वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर, यहाँ पे बोल रखा है कि जो आपके फादर के ब्रदर की वाइफ को काकी यहाँ पे बोला जाता है, चाची भी बोलते हैं कई जगह। और बिजी मेकिंग, और ये क्या चीज़ यहाँ पे बना रहे हैं, ये पूरन पोली बना रहे हैं। तो पूरन पोली क्या है, एक स्वीट है जो कि जरी यानी कि गुड़ और यहाँ पे वीट से बनाया जाता है। तो इसके बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कड़ी फिश डिश भी बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट क्या पता चला, पूरन पोली के बारे में क्या है, ये एक आपकी स्वीट रोटी है जो कि जरी और ग्राम से मिलके बनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे इस चैप्टर में इनकी चैटिंग वगैरह बता रखी है कि ये किस तरीके से यहाँ पे बात कर रहे हैं और किस गांव वगैरह में रहते हैं। तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि हमें अपने रिलेटिव के साथ किस तरीके से रूटीन यहाँ पे टाइम यहाँ पे मैनेज करना चाहिए। और यहाँ पे इस तरीके से ये फैमिलीज़ वगैरह के बारे में बता रखा है। अगर आप चाहें तो इस चैप्टर को यहाँ पे एनसीईआरटी से रीड कर सकते हैं। बाकी इस चैप्टर में हम लोगों को इतना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं दे रखी सीटेट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप लोग इस चैप्टर को यहाँ पे रीड करें। और आफ्टर दशहरा के बाद हमें यहाँ पे बता रखा है कैराविन यहाँ पे जलाया जाता है। आपको पता है ये पुतला वगैरह जलाया जाता है, इसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि हम अपनी बुराइयों को किस तरीके से मिटा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ रेसिपी वगैरह बता रखी है कि शुगर केन के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि शुगर केन किस तरीके से, जो गन्ने होते हैं उसे किस तरीके से यहाँ पे काटा जा रहा है और किस तरीके से उनकी जो आई है वो फ्लोर में उसे लगा रही हैं ताकि अच्छी तरीके से गन्ने यहाँ पे मैनेज हो सके। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी फैमिली इसे यहाँ पे मार्केट एरिया में जाके बेच देंगे। तो यहाँ पे इसकी विलेज के बारे में हम लोगों को यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी। तो इसमें हम डिस्कशन किस तरीके से कर सकते हैं कि हम कम्युनिटी को किस तरीके से मैनेज करें और साथ ही साथ हम लोगों को मिलके इकट्ठा कैसे रहना है, इस चैप्टर में हमें ये चीज़ पता चलती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इफेक्टिव लगी हो और ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।